हेलो हेलो हेलो। आप सभी रामलाल्स को एमआर का बहुत 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 नमस्कार। काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है, जिसमें हम मोशन विथ अ वेरिएबल एक्सेलरेशन के सवाल करेंगे एंड मोशन विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी आज हम स्टार्ट करेंगे। जितना सेक्शन हो पाता है उतना हम करेंगे। आज का जो हमारा गोल है वो है क्वेश्चंस ऑन वेरिएबल एक्सेलरेशन एंड मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम आज स्टार्ट करेंगे। कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से? तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये 30% ही इंपॉर्टेंट है, 70% ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्वेश्चन बाय कंटेंट रेशियो की बात करेंगे ना, तो इसमें जितना हमें कंटेंट पढ़ना होता है इसमें भी उतना ही कंटेंट पढ़ना होता है ऑलमोस्ट। लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला जो मोशन का पार्ट होता है और उसमें जो हम थ्योरी पढ़ते हैं, चीजें पढ़ते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब स्ट्रिक्टली 30 नहीं, आप कह सकते हो 30 to 40, और ये बेटा 60 to 70% इंपॉर्टेंट है। ये वाला सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम ये वाला सेक्शन ज्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे कह रहे थे सर हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो देखना उसमें थोड़ा सा और बता दो। बताना कुछ है ही नहीं साहब। कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या यूनिफॉर्म मोशन को कहते हैं? नहीं, मैंने आपको 4 बार लिख के समझा दिया है। यूनिफॉर्म मोशन, मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी। मोशन इज अ सिनोनिम्स ऑफ वेलोसिटी। अगर हम ऐसा कह दे तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि मोशन मतलब जिधर भागना, और जिधर ऑब्जेक्ट भागता है उधर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। मोशन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है। हर एक सेकेंड में वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा होगा। मैं अगर कहीं पे एक्सेलरेशन लिखता हूं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब हर सेकेंड वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 0 तो 1 सेकंड बाद 5 होगा, 2 सेकंड बाद 10 होगा, 3 सेकंड बाद 45 होगा, 4 सेकंड बाद 20 होगा, 5 सेकंड बाद 25 होगा। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुआ बेटा। a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। जैसे मैं लिखूं a इज इक्वल टू पाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स्ड होती है, यूनिफॉर्म होती है, उसी को हम कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या हुआ? तो एक्सेलरेशन विच डिपेंड्स अपॉन टाइम, लाइक a इज इक्वल टू 2t। यहां पे टाइम है ही नहीं, एक्सेलरेशन फिक्स है 5, और यहां लिखा मैंने 2t, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्सेलरेशन आएगा। t को 0 रखेंगे a 0 होगा, t को 1 रखेंगे a 2 होगा, t को 2 रखेंगे a 4 होगा, t को 3 रखेंगे a 6 होगा। अलग अलग टाइम की वैल्यू पुट करते जाएंगे, एक्सेलरेशन अलग अलग मिलेगा। a इज इक्वल टू 2x। यस सर, ये क्या है? पोजीशन। डिफरेंट पोजीशन पे एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन हो गया। जैसे मैं लिख दूं x इज इक्वल टू t का पावर 3। बच्चा पूछ रहा सर इसमें एक्सेलरेशन कैसे कांस्टेंट है, वो कैसे पता चलेगा? चलो ये तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन दिया तो हमें पता चल गया वेरिएबल एक्सेलरेशन है। ये वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए बेटा मैंने आपको कितना बढ़िया डायग्राम पढ़ाया था, माइंड मैप बना के दिया था। ये पोजीशन है, ये वेलोसिटी है, और ये एक्सेलरेशन है। अगर आपको पोजीशन दिया हुआ है और आपको एक्सेलरेशन पता करना, तो आपको डिफरेंशिएट करके देखना पड़ेगा। पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी मिलेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन dx/dt इज नथिंग बट वेलोसिटी। और वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, जो भी डिफरेंशिएट करके आएगा उसको एक बार और कर देंगे, तो dA/dt आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अच्छा, मतलब x कुछ भी दिया हो, पोजीशन दिया हो, और उससे मुझे ये पता करना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं, तो हमें पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो इसको जब आप 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हर डिफरेंशिएशन में पावर 1 से घटता है। तो t का पावर 3 है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे पावर 2 हो जाएगा, 3 - 1। एक बार और करेंगे तो पावर 1 रह जाएगा। मतलब अल्टीमेटली एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ये मैंने करके दिखाया था। मतलब ये भी वेरिएबल एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। कैसे पता करेंगे? 2 बार डिफरेंशिएट करके पता करो। नहीं तो एक आसान सा चीज मैंने बताया था कि अगर x के फॉर्मूले में डायरेक्ट t का पावर 2 हो, या वेलोसिटी के फॉर्मूले में t का पावर 1 हो, और वेलोसिटी के फॉर्मूले में k√x हो। ये मैंने प्रूफ किया था पहले कि t स्क्वायर है, तो पोजीशन से वेलोसिटी निकालने के लिए एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2t का पावर 1। t का पावर 1 कैसे आया? हर डिफरेंशिएशन में पावर 1 से कम होता है। एक बार और करोगे तो यहां पे सिर्फ 2 बचेगा, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया। वेलोसिटी v t के पावर 1 के प्रोपोर्शनल हो, या v k√x के प्रोपोर्शनल हो, तभी यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। तो ये मैंने प्रूफ किया था। कैसे प्रूफ किया था? इसी माइंड मैप से प्रूफ किया था। पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट करके देखा था, वेलोसिटी को 1 बार डिफरेंशिएट करके देखा था, और हमने देख लिया एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पे यूज कर सकते हैं।
बट यहां पे डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला हमेशा सही होता है, चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या एक्सेलरेशन वेरिएबल हो। अगर t का पावर 2 होता है तो भी डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालेंगे, t का पावर x के फॉर्मूले में क्यूब होगा तो भी डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक है, अब सुनना, एक्सेलरेशन दिया हो तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन से। और वेलोसिटी दिया हो तो पोजीशन कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन से। किसका इंटीग्रेशन? वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे पोजीशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। यहां पे अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो एक लिमिट में होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन एक इंस्टेंट पे होता है। एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप कहां गिर जाएंगे? नाली में गिर जाएंगे। और पोजीशन का डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो कहां गिर जाएंगे? नाली में गिर जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात, मान लो मैंने लिखा x इज इक्वल टू ए साइन टी। अब साहब तुम इसमें x को जितनी मर्जी बार डिफरेंशिएट कर लो t जाएगा ही नहीं। x को एक बार डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे एक्सीलरेशन आएगा, इसमें t दिखेगा ही। मतलब एक्सीलरेशन t का फंक्शन है, मतलब एक्सीलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। एक्सीलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है। एक्सीलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू लिखा हुआ kt स्क्वायर, सॉरी e का पावर t, तो यहां पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट ही होगा। अब ये तो एक छोटा सा mr स्टार मैंने आपको सिखाया है कि ये जैसा फंक्शन हो तभी एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, नहीं तो एक्सीलरेशन वेरिएबल ही होगा। अब e का पावर t कहीं लिखा है, अब e के पावर t का डिफरेंशिएशन e का पावर t, फिर e का पावर t का डिफरेंशिएशन e का पावर t, तो टाइम कहीं जाएगा नहीं। तो फील वाली बात है, हमेशा मजदूरी करके थोड़ी ना देखोगे, तो फील वाली बात है। तो मैंने आपको 25 सवाल सिर्फ 5 सेकंड में करके दिखाया था। अब चलिए लास्ट लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन ये रह गया था, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस इज u एट t इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। टाइम 0 पे पोजीशन भी 0 है और वेलोसिटी है उसकी u, एंड इट्स एक्सीलरेशन a गिवन बाय a इज इक्वल टू kx। उसका एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू kx गिवन। Which of the following equation is correct between velocity and position? अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं? हाँ या ना में बताइए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए वैलिड है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड, ये वैलिड ही नहीं होगा। कहां से यूज कर लोगे? अच्छा, ये वैलिड नहीं होगा सर, तो अब हम क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। दिया क्या है? एक्सीलरेशन। पूछा क्या है? वेलोसिटी। कितना बढ़िया मैंने जोरदार बना के दिया है। एक्सीलरेशन जब दिया हो तो उसको गलती से डिफरेंशिएट मत कर लेना। क्यों सर, क्या हो जाएगा अगर डिफरेंशिएट कर लेंगे? तो नाली में गिरोगे। मतलब कितना आसान होता है फिजिक्स। और आप अपने आप से पूछना और ये बताना, क्या तुम्हें ये डिसाइड करने में दिक्कत होती थी कि एक्सीलरेशन दिया हो तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी दिया हो तो पोजीशन कैसे निकालेंगे, पोजीशन दिया हो तो, क्या थोड़ा बहुत डिसाइड करने में दिक्कत आता था? अगर हाँ आता था तो नीचे लिख देना कमेंट में, सर पहले दिक्कत था अब नहीं। अब फिजिक्स में पीएचडी हो गया। कैसे? भाई साहब मैंने तो तुम्हें दिखा दिया है नानी, अब कर लो, तेरा मन कर रहा ना, कर, एक्सीलरेशन को डिफरेंशिएट कर। जब तुम एक्सीलरेशन पे पहुंच जाओगे ना, एक्सीलरेशन अगर सवाल में दिया हो तो वहां पे इंटीग्रेशन आ जाता है, कहता है डिफरेंशिएशन को, यहां हमारी जरूरत है, तुम्हारी नहीं। और बच्चा अगर फिर भी नहीं मानता है तो नाली में गिरता है। मतलब सर यहां पे इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। हाँ, अब सवाल उठता है कि इंटीग्रेशन कैसे करें। तो आसान तरीका मैं बताता हूं आपको। मुझे एक्सीलरेशन से वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, तो मुझे एक्सीलरेशन हटा के वेलोसिटी लाना है। सर एक्सीलरेशन हटा के वेलोसिटी कैसे आएगा? दो तरीका है, ए को dv बाई dt लिख सकता हूं या v इंटू dv बाई dx लिख सकता हूं। ए को मैं लिखूंगा v इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू kx। अच्छा, ए को क्या लिखूंगा? v इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू kx। अब इस dx को उठा के यहां ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका v इंटू dv इज इक्वल टू k x इंटू dx। ओके, ये तो बहुत जोरदार है सर। अब तुमने तो बोला था एक्सीलरेशन है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब एक्सीलरेशन से वेलोसिटी तक जाने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब कई लोग ऐसे भी सोचते हैं सर एक्सीलरेशन दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला ना यूज करें, v इज इक्वल टू a इंटू v इंटू डी वी इज इक्वल टू a इंटू डी एक्स, क्योंकि आपको टाइम यहां पे पुट करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। टाइम नहीं रख सकते हैं। अगर रख के देखो ना, ए को dv बाई dt लिख दो तो इधर वेलोसिटी dv, यहाँ dt और यहाँ पे x, सब गड़बड़ हो जाएगा। तीन नई चीजें आ जाएगी। अभी तो कम से कम ये तो है ना कि dx x के साथ मैच कर रहा है। इस dx को x में चिपका दो, v dv के साथ पहले से चिपका हुआ है। जब x 0 था तो वेलोसिटी u था, और कोई भी पोजीशन x होगा तो वेलोसिटी v होगा। तो यहाँ से जब यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो बताओ बेटा v इंटू डी वी का इंटीग्रेशन क्या होगा? v का पावर यहाँ पे है 1। तो जैसे जिस तरीके से x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x² बाई 2,
t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर बाई टू, इंटीग्रेशन में पावर ऐड होता है। तो यहां पे इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा v का पावर 2/2, लिमिट रख देंगे आप u से v तक, ये हो जाएगा आपका k x स्क्वायर बाई टू, लिमिट रख देंगे आप 0 से x तक। लिमिट क्या रख देंगे बेटा? 0 से x तक। अब यहां पे क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो, कांस्टेंट है तो कैंसिल हो जाएगा। ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो यू स्क्वायर को उधर ले आओगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। दिस वन इज द करेक्ट आंसर, उधर ले के जाने की भी जरूरत नहीं थी। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये आ गया आंसर। ये एक देखो ना, 2 लाइन का तो सॉल्यूशन है, ये किया और ये किया। इतने में बच्चा कहता फिजिक्स मुश्किल है, अरे यार। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहां पे मैंने सवाल भी ले लिया है, हर पॉसिबल सवाल मैं ले लूंगा, आप चिंता मत करो। नीट से यहां तक का सवाल ले लूंगा। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस वेरीज विद टाइम, एक्स इज इक्वल टू, देखिए एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वेयर कैपिटल ए एंड ओमेगा आर द पॉजिटिव कांस्टेंट, वेयर कैपिटल ए एंड ओमेगा आर द पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, कैपिटल ए एंड ओमेगा पॉजिटिव कांस्टेंट है। देन एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद पोजीशन, तुम्हें निकालना रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। सर यहां पे टाइम तो बचेगा ना, टाइम है, टाइम को कैसे हटा देंगे? देखिए यहां पे टाइम कैसे हट जाएगा। कहीं टाइम दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, लेकिन सवाल में तो टाइम है, तो देखिएगा थोड़ा सा पेशेंटली देखिएगा। मुझे अगर पोजीशन दिया हो और एक्सेलरेशन तक जाना है तो तुम ऐसे लिख लिया करो ना, एक्स वी ए, जिस ऑर्डर में आप पढ़ा है वैसे लिख लो, इधर सीधा डिफरेंशिएशन फिर डिफरेंशिएशन, तो इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ध्यान से देखो, यहां पे लिखा है ए एंड ओमेगा आर द पॉजिटिव कांस्टेंट, मतलब ए ओमेगा को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए बाहर डी साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी टी। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आउटसाइड इनसाइड रूल से। अब यहाँ पे आउटसाइड इनसाइड रूल क्या होता है, मैंने बताया था, साइन एम आर का कॉस एम आर, साइन टी का कॉस टी, साइन रामलाल का कॉस रामलाल, साइन कुछ भी, साइन पी का कॉस पी, साइन जेड का कॉस जेड, तो साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, तो ये होगा ए कॉस ओमेगा टी। और फिर जब ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे, इन साइड में ओमेगा टी है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा? सिंपल ओमेगा, ये आएगा आपका वेलोसिटी, dx बाई डी टी वेलोसिटी होता है। अच्छा, तो वेलोसिटी आ गया। हाँ, अब वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो पूरे को, तो पूरे को जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा dv बाई डी टी, और यहां से a और ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, a और ओमेगा कांस्टेंट ही तो है, ओमेगा और a, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा किसका? कॉस ओमेगा टी का टाइम के रिस्पेक्ट, कॉस एम आर का माइनस साइन एम आर, कॉस टी का माइनस साइन टी, कॉस रामलाल का माइनस कॉस रामलाल, कॉस कुछ का सॉरी कॉस कुछ का माइनस साइन कुछ, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी जो इनसाइड इसका टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक ओमेगा और बाहर आएगा, ओमेगा ओमेगा ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी विथ निगेटिव साइन, ये आएगा आपका एक्सेलरेशन। डीवी बाई डी टी क्या होगा? एक्सेलरेशन। अब सर एक बात बताइए, सवाल में ए साइन ओमेगा टी को क्या लिखा था? एक्स, तो यहां से ए साइन ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स, इसको हम एक्स लिख देंगे तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है, और वैसे भी मुझे पता था ए बराबर साइन ओमेगा टी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस समथिंग का साइन समथिंग, साइन समथिंग का कॉस समथिंग, तो यहां से टाइम कभी भी नहीं जाएगा, टाइम हमेशा इक्वेशन में बना रहेगा। और टाइम अगर इक्वेशन में बना है, टाइम अगर इक्वेशन में बना है तो कितनी बार भी डिफरेंशिएट करो, टाइम बना है तो पोजीशन का डिफरेंशिएट करते करते आप एक्सेलरेशन में पहुंच जाओगे, और एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। ठीक है, तुम्हें दिख रहा होगा तब भी थोड़ी सी ठीक नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, एनर्जी और कंटेंट आज भी उतना ही जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में आप सुपर एक्साइटेड होते हो, सुपर मोटिवेटेड होते हो और बहुत अच्छे होते हो, तो तुम क्या करते हो? 6 घंटे पढ़ने के बजाय 18 घंटे पढ़ लेते हो। और लाइफ में कभी तुम थोड़ा बीमार होते हो और थोड़ा सा डीमोटिवेटेड होते हो तो तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते। नहीं, ये बहुत गलत बात है। तुम्हें बैलेंस बनाना पड़ेगा। जब तुम सुपर मोटिवेटेड हो तो 6 के बजाय 8 घंटा ही पढ़ो, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि सुपर मोटिवेटेड, मतलब ये नहीं बोलो 8 घंटा पढ़ना, तुम जितना पढ़ते हो, जैसे तुम नॉर्मल डेज में अगर 10 घंटा पढ़ रहे हो,
सुपर मोटिवेटेड होने के बाद 11 घंटा ही पढ़ो, फालतू में 20 घंटा पढ़ोगे और 4 दिन तक सोओगे। और जब तुम लो फील कर रहे हो, जब तुम्हें लग रहा है मेरे से कुछ नहीं हो सकता, तो उस समय अपने इंटरेस्टिंग सेक्शन निकालो, इंटरेस्टिंग टॉपिक चैप्टर निकालो, सब्जेक्ट निकालो जिसमें तुम्हारा खूब कमांड है, वो निकालो, उसको पढ़ो। और उस दिन भी तुम्हें 8 घंटा पढ़ना ही है। प्लस माइनस 1-2 होता है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो जाके किसी कोने में छत पानी की टंकी पर जाके बैठे पढ़ ही नहीं रहे, तो इससे आपका अल्टीमेटली नुकसान है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्चुअली तबीयत खराब नहीं, क्लास ज्यादा हो गई मेरी, तबीयत खराब नहीं है। देखो, अ बॉडी इज मूविंग विथ वेरिएबल एक्सीलरेशन a along a straight line, then the average acceleration of a body in time interval t1 to t2। t1 से लेकर के t2 के बीच में टाइम इंटरवल है ना, ऑब्जेक्ट वेरिएबल एक्सीलरेशन से चल रहा है। तो मैंने आपको बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट का तुम्हें एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम तो होता ही है, साथ साथ में एवरेज वेलोसिटी ये भी होता है वेलोसिटी का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ टाइम। उसी तरीके से यहां पे आप एवरेज एक्सेलरेशन अगर निकालना चाहते हो तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चलो मैं तुम्हें पूरा प्रूफ करके दिखाता हूं। एवरेज एक्सेलरेशन होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये होता है क्या? हाँ सर ये होता है। टाइम इंटरवल क्या दिया? इंटरवल t1 से लेकर के t2 के बीच में, टाइम गैप t1 से t2 है, तो यहां पे टाइम गैप आप लिख सकते हो डेल्टा t को t2 माइनस t1। अब चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, ये कैसे निकालेंगे? तो आप यहां देखिए, क्या आप जानते हैं dv बाई dt इज इक्वल टू a होता है। हाँ सर, dt को यहां रख दीजिए, ठीक है रख देते हैं सर, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इधर इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी तक इंटीग्रेट करेंगे और यहां पे कुछ t1 से t2 तक इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर? v, और v में अपर लिमिट रखोगे, v इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी। dv का इंटीग्रेशन होगा v और ये फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू dt फ्रॉम t1 टू t2। और वही चीज यहां पे क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां पे रख देंगे फाइनल वेलोसिटी अपना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी को ये, तो इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी टी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। तो यही तो मैं आपको कह रहा था, अरे भाई इंटीग्रेशन ऑफ dt t1 से t2 करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dt t2 माइनस t1, इंटीग्रेशन ऑफ dt t2 माइनस t1, तो यही तो आया है t2 माइनस t1। और फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये मैंने प्रूफ किया है। अरे यार, लेकिन ये हमेशा समझने की जरूरत नहीं है। मैंने एक ऐसा तरीका बताया है, एक आपको फॉर्मेट बताया है कि जिसका आपको एवरेज लिखना हो उसी का टाइम के साथ इंटीग्रेशन कर दो, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ टाइम कर दो। ठीक है, तो बताइए फटाफट आंसर कौन सा आएगा? तो along a straight line with the average along a straight line वेरिएबल एक्सीलरेशन, तो वेरिएबल एक्सीलरेशन है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर नहीं जाएगा, जैसे इसने गलत लिखा है, इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा। तो देखो ये आंसर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी टी, लिमिट देखो t1 से t2 तक, t2 माइनस t1। डी इज योर करेक्ट आंसर, डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो AIPMT 2007 में एक सवाल पूछा था, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस हैज एक्सीलरेशन f एट टाइम t गिवन f इज इक्वल टू f नॉट 1 माइनस स्मॉल t बाई कैपिटल T। इसमें एक्सीलरेशन क्या है? f सर, एक्सीलरेशन f, हाँ। Particle is moving along x-axis has acceleration f. Particle is moving along x-axis has acceleration f. मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन f है, has acceleration f at time t, किसी t टाइम पे उसका एक्सेलरेशन क्या है? f। Given that f is equal to f naught 1 minus small t by capital T, where f naught and capital T are the constant, then particle at t is equal to 0 has zero velocity. Initial velocity particle का क्या है? 0। देखो ना, t is equal to 0 has zero velocity at instant when, ये गलत टाइप कर दिया, गलत टाइप कर दिया, as instant when small t is equal to capital T then particle velocity is। सवाल को दो बार और पढ़ो और बताओ इस पूरे फंक्शन में f क्या है? एक्सीलरेशन। f नॉट क्या है? कांस्टेंट है, देखो यहां पे लिखा है f नॉट। कैपिटल T क्या है? कांस्टेंट है। कैपिटल T भी कांस्टेंट है, हाँ, कैपिटल T आर द कांस्टेंट। फिर वेरिएबल कौन है? स्मॉल t। अब बताओ यहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल, क्योंकि सवाल पढ़ने के बाद आप ये डिसाइड करेंगे, मैंने आपको कल ही बता दिया था, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल। फटाफट बताइए एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल? एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल? फटाफट एकदम जोरदार रफ्तार से बताओ एक्सीलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल? तो रामलाल देखना, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट 1 और ये t है, तो एक्सीलरेशन वेरिएबल आ गया। अरे हाँ, अरे हाँ। और जब भी वेरिएबल एक्सीलरेशन हो तो पक्की बात है हमें वेलोसिटी निकालना है, तो
तो इंटीग्रेशन एक रास्ता है। तो f को मतलब एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं dv बाई डी टी इज इक्वल टू एफ नॉट को अंदर ले जाता हूं तो ये होगा एफ नॉट माइनस स्मॉल टी एफ नॉट बाई कैपिटल टी। अब हमें करना है इंटीग्रेशन। सर आपने डी बाई डी टी क्यों लिखा है? एक बात बता, मुझे आंसर में क्या चाहिए? वेलोसिटी। यहां पे कहीं वेलोसिटी दिख रहा? नहीं सर, तो लाना पड़ेगा। हाँ, और हमें इंटीग्रेशन करना है तो ए को डी बाई डी टी रखना पड़ेगा और इस डी टी को उठा के इधर लिख दो। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ चिपकना चाहता है। अपने वाले जैसे अपने वाला मतलब एक तरह के लोग चिपकना चाहते हैं, अलग अलग तरह के लोग चिपकेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना? तो यहां पे ये डी टी इस टी के साथ चिपकना चाहता है तो डी टी को यहां ले जाओ और देखो दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो देखना बस आंसर ही आ गया। डीवी इज इक्वल टू एफ नॉट डी टी माइनस टी एफ नॉट बाई कैपिटल टी इंटू डी टी। हाँ, वेरी सिंपल। अब एक काम करो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी जीरो था, तो यहां पे देखो dt टाइम का लिमिट जीरो जीरो तो वेलोसिटी जीरो, ऐसे लिमिट पुट करते हैं। और जब टाइम कुछ कैपिटल टी होगा, देखो स्मॉल टी और कैपिटल टी, तब तुमसे वेलोसिटी पूछा तो कैपिटल टी टाइम पे वेलोसिटी हुई। क्या तुम्हें लिमिट पुट करना आया? हाँ, लिमिट पुट करना है। तो डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा? अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। जब टाइम जीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और जब टाइम कैपिटल टी है तो वेलोसिटी वी है। डीवी का इंटीग्रेशन बोलो, वी लोअर लिमिट जीरो तो ये वी ही बचेगा, वी बच गया इज इक्वल टू यहां पे होगा एफ नॉट डी टी। एफ नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर चला जाएगा। एफ नॉट कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर जाता है तो एफ नॉट बाहर चला जाएगा और डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा, कैपिटल टी यहां पे रख दो, माइनस एफ नॉट बाई कैपिटल टी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यहां पे इंटीग्रेशन होगा स्मॉल टी का dt के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा टी स्मॉल टी का होल स्क्वायर बाई 2। और स्मॉल टी को आप जब लिमिट पुट करेंगे जीरो तो जीरो ही हो जाएगा, कैपिटल टी पे कैपिटल टी स्क्वायर हो जाएगा। तो स्मॉल टी से सॉरी कैपिटल टी से कैपिटल टी स्क्वायर कैंसिल होगा तो कैपिटल टी बचेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एफ नॉट कैपिटल टी माइनस एफ नॉट कैपिटल टी बाई 2। अब एफ नॉट कैपिटल टी में से एफ नॉट कैपिटल टी बाई 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा एफ नॉट कैपिटल 2 बाई टी इज योर करेक्ट आंसर। एफ नॉट कैपिटल टी बाई 2 इज योर करेक्ट आंसर। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ए सही है ना? कौन सा ऑप्शन सही? अरे भाई, एफ नॉट टी में से एफ नॉट टी बाई 2 हटाओगे तो क्या आंसर आएगा? वही आएगा। अरे एक में से आधा ही तो घट रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कितने लाइन लगे सवाल को सॉल्व करने में? कितने लाइन लगे? तो ये तो क्वेश्चन ही लिखा मैंने, ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, उसी में f को डी बाई डी टी रखा। चलो ये 2 लाइन हुए, 3 लाइन और ये 4 लाइन। अब 4 लाइन का सवाल बच्चा क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि बच्चा कलम चलाना ही नहीं चाहता है। बच्चा अगर कलम चलाए तो एक बार गलती करेगा, अगली बार और सही कर देगा। मैं देख दोबारा कर देता हूं सवाल को। ये बच्चा 100% डाउट में पूछता है और जब एग्जाम में पूछा गया था तो 80-90% बच्चा नहीं करके आया था, गलत करके आया था। सर इस सवाल में ऐसा क्या है? बच्चा कलम चलाना ही नहीं चाहता। पहला तो इस सवाल में मूर्ख बनाया, एफ से एक्सेलरेशन दे दिया तो बच्चे को कहता है एफ मतलब फोर्स माइनस स्मॉल टी और कैपिटल टी। कैपिटल टी लिखा है साफ साफ क्वेश्चन में कि कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है। अब मुझे वेलोसिटी चाहिए तो इस एफ को एक्सेलरेशन को मैं लिखूंगा डीवी बाई डी टी और पक्की बात है डी उधर चला जाएगा तो ये हो गया तुम्हारा एफ नॉट डी टी माइनस स्मॉल टी कैपिटल टी एफ नॉट इंटू डी टी। सर ये कैसे लिखा? अरे भाई ये डी टी उधर ले गया और एफ नॉट डी टी दोनों में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 से एफ नॉट डी टी मल्टीप्लाई करूंगा तो एफ नॉट डी टी और यहाँ पे स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी पहले रहेगा एफ नॉट इंटू डी टी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। टाइम जब जीरो था तो वेलोसिटी जीरो था, टाइम जब कैपिटल टी है उसी समय पे वेलोसिटी पूछा तो डीवी का इंटीग्रेशन वी और इधर एफ नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर और डी टी का इंटीग्रेशन सिंपल कैपिटल टी क्योंकि लोअर लिमिट तो जीरो है माइनस एफ नॉट कैपिटल टी बाहर हो जाएगा और टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। अब टी स्क्वायर से कैपिटल टी यहां पे कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा आपका कैपिटल टी तो ये होगा एफ नॉट टी और ये होगा एफ नॉट कैपिटल टी बाई 2 तो आंसर हो जाएगा आपका एफ नॉट टी बाई 2। कितना सिंपल है बताओ, कितना सिंपल है बताओ। क्यों बच्चा पूछता है बार बार? पागल है बच्चा, रामलाल एकदम। अब देखो ये 13 का सवाल है। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम x इज इक्वल टू at स्क्वायर माइनस bt क्यूब देन एक्सेलरेशन विल बी 0 एट अ टाइम t। एक्सेलरेशन किस टाइम पे 0 होगा ये पूछा है तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू at स्क्वायर माइनस bt क्यूब। एक्सेलरेशन विल बी 0 एट अ टाइम। एक्सेलरेशन किस टाइम पे 0 होगा?
अब तुम एक बात बताओ, तुम्हें क्या दिया है सवाल में? पोजीशन। अब बाय डिफॉल्ट आपको दो ही चीज तो करना है, या तो आगे नहीं तो पीछे। आगे जाना है तो डिफरेंशिएशन, पीछे आना है तो इंटीग्रेशन। अब पोजीशन दिया है और तुमसे पूछा वो टाइम बताओ जब वेलोसिटी जीरो होगा, सॉरी टाइम बताओ जब एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो पोजीशन जब दिया हो और तुमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन तो पूछ रहा है, एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट टाइम टी, तो एक्सेलरेशन को जीरो रखोगे, टाइम निकालोगे, उसके लिए एक्सेलरेशन चाहिए ना, दिया तो पोजीशन है। कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे? कमेंट करके बताओ कैसे करोगे। पोजीशन दिया हो या वेलोसिटी दिया हो, एक्सेलरेशन निकालो तो कैसे करोगे? डिफरेंशिएशन से। और एक्सेलरेशन देके वेलोसिटी पूछे तो इंटीग्रेशन, वेलोसिटी देके डिस्प्लेसमेंट पूछे तो इंटीग्रेशन। बताओ क्या करें? डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dx बाई dt दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। यहां पे a बाहर, ये हो जाएगा आपका dt स्क्वायर बाई dt माइनस b dt क्यूब बाई dt। dx बाई dt को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी, और यहां से a बाहर रहेगा, t स्क्वायर को लिख लेंगे अपन 2t माइनस b बाहर रहेगा, इसको लिख लेंगे अपन 3t स्क्वायर। अरे सर ये तुरंत से कैसे करते हैं, हमको नहीं समझ में आया। डिफरेंशिएशन में क्या होता है? a कांस्टेंट है, हाँ b कांस्टेंट है, बाहर आएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिंपल 2t, और यहां पे t क्यूब है तो पावर बाहर तो 3 बाहर, और t का पावर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो यहां से जो आपका वेलोसिटी निकल के आएगा वो आएगा 2at माइनस 3b टी स्क्वायर, 2at माइनस 3b टी स्क्वायर, ये आएगा आपका। सर तो वेलोसिटी आया, हमें तो एक्सेलरेशन देखना है, तो वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्सेलरेशन 2a कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, dv बाई dt को ये लिखा है, माइनस 3b, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में 2t। अब यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0, और ये हो गया आपका 2a माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 6b t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 2a बाई 6b, t इज इक्वल टू 2a बाई 6b, ये हो जाएगा बाई 3, a इज इक्वल टू 3 बाई, a इज इक्वल टू 3b। ए ऑप्शन इज करेक्ट। कहां मुश्किल है यार, कहां मुश्किल है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मुश्किल सवाल कैसे होते हैं। चलो देखो, मोशन ऑफ अ पार्टिकल गिवन बाय, पता नहीं ये डेट नहीं लिखा, ये सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठाए, इसमें से मिक्स्ड है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। x इज इक्वल टू 3t क्यूब 7t स्क्वायर 14t प्लस 8, देन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। पोजीशन दे दिया और एक्सेलरेशन पूछा है t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे। चलो करते हैं डिफरेंशिएशन। s इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8, इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये ds बाई dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 बाहर, t क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, t क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3t स्क्वायर प्लस 7t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 14 बाहर रहेगा, t का डिफरेंशिएशन 1, 8 का डिफरेंशिएशन 0। सर ये तो आपको याद है क्या, रट क्या हो क्या? नहीं बेटा डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। सर लिखो तो डिफरेंशिएशन ऐसे किए जा रहे हो बेटा, इसलिए किए जा रहा हो क्योंकि कई बार कर लिया, एक ही चीज को बार बार करूंगा और फिजिक्स के हर चैप्टर में होने वाला है, तो इसको याद तो रखना पड़ेगा ना। देखिए 3 बाहर, t क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t स्क्वायर, 7 बाहर, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, 14 बाहर, t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और 8 का डिफरेंशिएशन 0। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14। सही है क्या? एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होगा 9t स्क्वायर हो जाएगा आपका 18t प्लस 14, ये आएगा आपका एक्सेलरेशन, ये आएगा आपका एक्सेलरेशन, ये हो गया 18t प्लस 14, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब मुझे एक्सेलरेशन ही चाहिए था लेकिन t इज इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ पे टाइम को 1 रखो, तो एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1। ऐसा नहीं कि वेलोसिटी में 1 रख दो, पोजीशन में 1 रख दो, तुम्हें एक्सेलरेशन पूछा है 1 सेकंड पे, तो पहले एक्सेलरेशन निकालोगे फिर टाइम को 1 रखोगे। तो 18 मल्टीप्लाई 1 प्लस 14, ये हो जाएगा 8 4 12 2 2 2 और 1 3 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, particle moves along a straight line such that its displacement at any time t is given by this, then velocity when the acceleration is 0। अब ये बहुत बढ़िया सवाल है, आराम से करेंगे, चिंता नहीं।
स्क्रीन पॉज करके अगर चाहते हो तो तुम ट्राई करो, है ना, नहीं तो मैं बताता हूं। सबसे पहले स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो और सवाल अच्छे से पढ़ो, सवाल अच्छे से पढ़ो, ये मेरा रिक्वेस्ट है। सवाल अच्छे से पढ़ो। क्या सवाल दिया है? तो पोजीशन दिया है t³ माइनस 6t² माइनस 3t प्लस 4। देन द वेलोसिटी पूछा क्या है? वेलोसिटी। तो सर पोजीशन से वेलोसिटी निकालने के लिए तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे, बड़ा आसान है। तो ds/dt हो गया वेलोसिटी, ये हो जाएगा 3t² माइनस t² का डिफरेंस 2t, तो ये हो जाएगा 12t। देखो बेटा 3 बाहर, इसका पावर 2 और 6 बाहर कांस्टेंट है, t² का डिफरेंस 2t, तो 6 × 2t माइनस 12t माइनस 3, ये आ गया तुम्हारा वेलोसिटी। बहुत सिंपल है सर, वेलोसिटी आ गया। आगे देखो, हाँ सर वेलोसिटी तो आ गया, बहुत बढ़िया। पूछा गया वेलोसिटी तो आगे सर आंसर लिख दे, आंसर में तो कुछ वैल्यू है। तो आपसे वेलोसिटी किसी टाइम पे पूछा है, वेलोसिटी व्हेन एक्सीलरेशन इज 0, तो एक्सीलरेशन को 0 कहां पुट कर, एक्सीलरेशन तो कहीं दिख ही नहीं रहा। आपको क्या दिख रहा है? वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन। आपको क्या दिख रहा है? वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन। आपको एक्सीलरेशन तो कोई दिख ही नहीं रहा ना साहब, आपको यहां पे एक्सीलरेशन तो कोई दिख ही नहीं रहा। देखिए ना, कहीं एक्सीलरेशन आपको दिख रहा है तो बताइए। हम एक्सीलरेशन को कैसे 0 पुट करें? तो हमें एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। कैसे? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके। dv/dt हो जाएगा आपका 3 बाहर, यस सर, t² का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 12t का डिफरेंशिएशन 1, ये आ गया तुम्हारा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आ गया तुम्हारा 60 माइनस 12। और एक्सीलरेशन को 0 रखो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0 = 60 माइनस 12, तो ये हो गया 12/6 = t, तो t = 2 सेकेंड। सर 2 सेकेंड में एक्सीलरेशन 0 है, तो एक्सीलरेशन कब 0 होगा ये हमें पता करना था। फाइंड वेलोसिटी जब एक्सीलरेशन 0 है, तो एग्जैक्टली एक्सीलरेशन 0 कब हो रहा है? 2 सेकंड पे। तो हमें पता चल गया 2 सेकंड वो टाइम है जहां पे एक्सीलरेशन 0 है, तो हमें पता चल गया 2 सेकंड पे एक्सीलरेशन 0 है, और दो जहां एक्सीलरेशन 0 है कहां पे? 2 सेकंड पे, वहीं पे वेलोसिटी चाहिए। तो अब इस वेलोसिटी के फॉर्मूले में टाइम को 2 पुट कर दो। तुमसे निकालना था वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में टाइम पुट करोगे ना। कब चाहिए वेलोसिटी? जब एक्सीलरेशन 0 है। कब एक्सीलरेशन 0 है? 2 सेकंड पे, तो यहां पे 2 पुट करो, तो 3 × 2 का होल स्क्वायर माइनस 12 × 2, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 4 माइनस 24, तो ये हो गया 12 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 12 मीटर। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? गलत मैंने किया है कि टाइप ही इन्होंने गलत किया है? कुछ भी हो सकता है, मैं वेरीफाई नहीं करता। मैं सवाल जब गलत हो जाए ना तो वेरीफाई करता ही नहीं। क्या करते हो सर? उसको एक बार फिर से सॉल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलो इसको वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी आ जाएगा तुम्हारा 3t², एकदम सही है, 3 बाहर t² माइनस 12t, है ना, ये 6 बाहर 2t माइनस 12t माइनस 3। अच्छा ये था ना पूरा, -3 भी तो यहाँ लिखोगे, ये वाला -3। अब यहाँ से जब एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक्सेलरेशन आएगा इसका डिफरेंशिएशन 6t माइनस 12, एक्सेलरेशन को 0 रखोगे तो 6t माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 12/6 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब मत बोलना जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, दूसरी बार कर रहा हूँ मैं। तो 2 सेकंड पे मुझे वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी मुझे उस समय चाहिए जब एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 2 सेकंड पे 0, तो यहाँ पे 2 रखूंगा, तो 3 × 2 का होल स्क्वायर माइनस 12 × 2 माइनस 3, तो ये हो गया तुम्हारा 3 × 4 12 माइनस 24 माइनस 3, ये हो जाएगा -12 और -3 -15 मीटर पर सेकेंड, -15 मीटर पर सेकेंड, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ये भी सवाल पूछा हुआ है, देखो v इज इक्वल टू t²/10 + 20, देन द बॉडी अंडरगोज, बॉडी कैसे मोशन में, किस तरह के मोशन में? वेलोसिटी ये रहा, v इज इक्वल टू t²/10 + 20, v इज इक्वल टू t²/10 + 20, देन बॉडी अंडरगोज, देन बॉडी किस तरह के मोशन में है? तो क्या बोलेंगे आप? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जीरो एक्सीलरेशन। कैसा एक्सीलरेशन है? तो बेटा अगर तुम थोड़ा भी पढ़े होगे तो मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया था कि वेलोसिटी के फॉर्मूले में t², तुम एक्सीलरेशन निकाल ही लो, तुम मजदूर हो, तुम मजदूरी करो, तो वेलोसिटी से एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा? डिफरेंशिएट करके। हालांकि जरूरत नहीं है, मुझे तो नहीं है, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। 10 बाहर है कांस्टेंट,
टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बनेगा 2t, 20 का डिफरेंस 0, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5t। मतलब एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक्सीलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मतलब वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सी इज योर करेक्ट आंसर। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन थोड़ी ना, कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं है ना, है ना, समझ में आया कि नहीं है? A body state starts from origin and moves along x-axis that its position is this, where t is in a second and v is in a meter. What is the acceleration of the particle? हाँ, ये तो बड़ा आसान सवाल है। x इज इक्वल टू दिया है 4t स्क्वायर माइनस 12t। पक्की बात है एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि देखो टाइम के पावर 2 है, x के फॉर्मूले में टाइम का पावर 2 है, वेलोसिटी के फॉर्मूले में टाइम का पावर एक ही होना चाहिए कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए। तो वेलोसिटी निकालोगे तो होगा 8t माइनस 12, 2 बाहर ना, तो 8t माइनस 12 और एक्सीलरेशन हो जाएगा आपका 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बहुत आसान सवाल आ गया, कोई बात नहीं, ये लास्ट ईयर के पूछा हुआ ही सवाल है। अच्छा, ये सवाल IIT एडवांस का है, ये सवाल IIT एडवांस 2016 का है, और ये आपको किसी भी अच्छी किताब में कहीं भी मिल जाएगा। सवाल क्या है? बॉडी इज मूविंग सच दैट इट्स एक्सीलरेशन एंड पोजीशन आर रिलेटेड एज, देखो सॉरी, इसका टाइम एंड पोजीशन आर रिलेटेड है। टाइम t इज इक्वल टू गिवन है अल्फा x प्लस बीटा x स्क्वायर। देन फाइंड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। कितने लोगों ने सवाल देखा हुआ है या सॉल्व किया हुआ है या कर लोगे? फटाफट बताओ, कर लोगे क्या? तुमने अगर सवाल देखा हुआ है, कहीं ना कहीं तुम्हें किताब में देखा हुआ मिलेगा, नहीं देखा हुआ तो बोल दो सर सवाल नहीं देखा था, तो अब ट्राई करो। या आपने पहले से सवाल देखा हुआ है तो बता दो सर देखा हुआ है, हमने किया है, ठीक है ना। तो अब मैं तुम्हें यहां पे एक जोरदार एमआर स्टार सिखाऊंगा। पहले तो मैं तुम्हें मजदूरी करके सवाल सॉल्व कर देता हूं। टी इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है सर, अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर दिया हुआ, इसको डिफरेंशिएट कर लो। चलो करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, है ना। तो यहां पे क्या होगा बोलो, या एक्स के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, आसान होगा इससे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। हाँ कर लो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आंसर वही आएगा। टी के रिस्पेक्ट में करो तो सिंप्लीफाई करके वही आएगा, चाहे एक्स के रिस्पेक्ट में करो। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, चलो। एक्स के रिस्पेक्ट में करने का मतलब है डी बाई डी एक्स दोनों तरफ चिपकाएंगे। तो देखो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी बाई डी एक्स, टी है तो यह आ जाएगा टी इज इक्वल टू इधर डी बाई डी एक्स, तो अल्फा कॉन्स्टेंट बाहर, यह आएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ पे बीटा कॉन्स्टेंट है बाहर, यह आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ये आएगा, ठीक है बेटा, यह आ जाएगा, ठीक है सर। अब देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt। तो अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये हो जाएगा आपका, इसको उल्टा कर, या dt ऊपर ले जाता हूं, dx को नीचे लाता हूं, तो dt बटा dx, dt यहां ले गया, dx को नीचे ले गया, तो ये आ गया 1 अपॉन वेलोसिटी, ये आ गया, ओके। तो यहां पे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, dt बाई dx को 1 अपॉन v, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन v इज इक्वल टू अल्फा बार dx का, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, देखो ना dx बाई dx, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस बीटा इधर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2x, ये आ गया। तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ, तो वेलोसिटी को लिख सकते हो सर, इस वेलोसिटी को ऊपर ले जाता हूँ, ये बनेगा अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स, ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स। अब ये मत बोलो कि सर समझ नहीं आ रहा, ये IIT एडवांस का सवाल है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, तुम देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है बोलो, अल्फा, यहाँ पे क्या है 2 बीटा एक्स, ये क्या अल्फा और ये 2 बीटा एक्स, तो अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, तो v ऊपर ले जाता हूं, इसको नीचे लाता हूं, v इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 2 बीटा एक्स। अब मेरे से पूछा क्या है, फाइंड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी में रिलेशन पूछा, तो वेलोसिटी ये निकल गया 1 अपॉन अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स। तुमसे ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, बस मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूं, वो देखो 2 बीटा एक्स, ये वेलोसिटी आ गया। अब वेलोसिटी के फॉर्मूले में टाइम है कि पोजीशन है, देख के बताओ सर। वेलोसिटी के फॉर्मूले में पोजीशन है, तो अगर वेलोसिटी के फॉर्मूले में पोजीशन हो तो क्या करना चाहिए सर? अगर वेलोसिटी के फॉर्मूले में पोजीशन है तो हमें एक्सीलरेशन निकालने के लिए dv बाई dx की जरूरत पड़ेगी। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो कैसे करोगे, डिवीजन रूल से। कैसे सर डिवीजन रूल? तो यहां पे दो चीजें हैं, ऊपर में है 1 और नीचे अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स। इसको x के साथ डिफरेंशिएट का तो इधर हो जाएगा डी बाई डी एक्स, इधर 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन, जो ऊपर तो 1 ही है तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, और नीचे वाला एज इट इज ऊपर आ जाता है अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स माइनस,
फिर जो ऊपर था 1 वो बाहर रहेगा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करोगे अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिवाइडेड बाई जो भी नीचे था उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स का होल स्क्वायर। डिवीजन रूल लगा के, ये तुम्हें खुद करना है, यहां पे नहीं पूछना है कि नहीं आया सर, खुद करो ना। ये 1 है नीचे, ऊपर 1 है, नीचे अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स, ऊपर 1 है, नीचे अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स। तो यहां पे 1 का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आ जाएगा। तो डीवी बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस अल्फा कांस्टेंट, उसका एक्स के साथ डिफरेंशिएशन करोगे तो 0, कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्लस 2 बीटा एक्स, 2 बीटा बार एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो बचेगा आपका 2 बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब तुमसे पूछा क्या था, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, v इंटू डीवी बाई डी एक्स। तो v की वैल्यू बोलो, v ये रहा 1 प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स, 1 अपॉन अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स इंटू डीवी बाई डी एक्स। देखो डीवी बाई डी एक्स ये है माइनस 2 बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स का होल स्क्वायर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट माइनस 2 बीटा को बाहर ले जाता हूं, इधर बचेगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स का पावर 3। देखो ये 1 और ये 2 तो पावर 3। अरे भाई 1 अपॉन अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स, यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स, क्योंकि माइनस 2 बीटा को बाहर ले लिया, और 1 अपॉन अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स क्या है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स क्या है, v, तो इसको रख दूंगा v, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 2 बीटा v क्यूब। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन, माइनस 2 बीटा v क्यूब। ओहो, माइनस 2 बीटा v क्यूब। क्या ऑप्शन है, माइनस नहीं है तो मैग्नीट्यूड पूछ रहा होगा, किसी में माइनस नहीं तो 2 बीटा v क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं सवाल इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि ये सवाल आएगा, नहीं आएगा ऐसे सवाल, लेकिन मैं यहाँ पे एक जोरदार चीज बता रहा हूँ, आईटी एडवांस का सवाल है, लेकिन मैं इस सवाल को एक ही लाइन में कर दूंगा। सर कैसे, इतना सारा कैलकुलेशन को एक ही लाइन में कर दूंगा। हाँ, ये है अपना एमआर स्टार, और जरूर बताना ये एमआर स्टार कैसा चमकता है तुम्हें। देखो बीटा वी क्यूब अल्फा वी क्यूब 2 अल्फा बीटा स्क्वायर वी आंसर में। मैं यहाँ पे ये सोचूंगा कि डायमेंशन देख लेता हूं अल्फा बीटा का क्या हो रहा है, तो मैं क्या इस इक्वेशन को डायमेंशनली लिख सकता हूं, टी बराबर अल्फा एक्स बराबर बीटा एक्स स्क्वायर। हाँ लिख सकते हो सर। तो यहां पे बीटा बराबर क्या हो जाएगा, टी बाई एक्स स्क्वायर, और अल्फा बराबर क्या होगा, टी बाई एक्स। अब यहां पे मैं इसका डायमेंशन चेक करता हूं, 2 तो कांस्टेंट है, बीटा को क्या लिख सकता हूं, बीटा को डायरेक्टली देखो, बीटा एक्स स्क्वायर क्या है, टी, तो बीटा को लिख सकते हो टी बाई एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी बाई एक्स स्क्वायर। और वेलोसिटी होता है बेटा लेंथ अपॉन टाइम, तो ये हो गया लेंथ मतलब एक्स, पोजीशन का पावर 3, और ये होगा टाइम का पावर 3। एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कटेगा, इधर बचेगा एक्स, और टी से टी स्क्वायर, टी क्यूब बचेगा, ये बचा टी स्क्वायर, एक्स बटा टी स्क्वायर मतलब एल, और ये टी का पावर -2, एक्सेलरेशन, यही आंसर होगा। इसमें डायमेंशन मैच ही नहीं करेगा। करके दिखा देता हूं, अल्फा क्या होगा बोलो, अल्फा हो जाएगा टी अपॉन एल, तो ये हो गया टी अपॉन एल, और वी क्यूब हो गया तुम्हारा L3 बटा T3, तो L से L क्यूब कटेगा तो L स्क्वायर बचेगा, लेकिन एक्सेलरेशन में एक ही लेंथ होता है, गलत हो गया। ये है तुम्हारा अल्फा, अल्फा हो जाएगा टी बाई एल, और बीटा हो जाएगा टी बाई एल स्क्वायर, वेलोसिटी हो जाएगा एल बाई टी, तो ये नीचे एल स्क्वायर बचेगा, एक्सेलरेशन आ ही नहीं सकता, और ये भी आ ही नहीं सकता, मतलब ये आंसर है, बात खत्म। सर क्या समझा दिया यहाँ पे, क्या क्या कर दिया, कुछ ही नहीं दिख रहा है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं फिर कर देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे तो मैंने वैसे भी रफ किया था, देखो ये इसका सॉल्यूशन इधर नहीं था, वो dx बाई dt समझाया था मैंने। मैं तुम्हें स्टार्ट सिखा रहा हूँ कि डायरेक्टली तुम t बराबर लिख सकते हो अल्फा एक्स बराबर लिख सकते हो बीटा एक्स स्क्वायर। तो तुम अल्फा का डायमेंशन यहाँ से क्या लिख सकते हो, अल्फा हो जाएगा t बाई एल, और बीटा हो जाएगा, देखो ना बीटा हो जाएगा t बाई एल स्क्वायर, अल्फा हो जाएगा t बाई एल, और बीटा हो जाएगा t बाई एल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे कि बीटा का डायमेंशन हो गया टी बाई एल स्क्वायर, तो रखो टी बाई एल स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ अपॉन टाइम का पावर 3 है, तो L3 बटा T3। अब ये एल स्क्वायर से एल क्यूब कटेगा तो ऊपर एल बचेगा, और टी से टी क्यूब कटेगा तो नीचे टी स्क्वायर बचेगा, तो लेंथ अपॉन टी स्क्वायर मतलब LT-2, यही तो होता है एक्सेलरेशन। और इसको खुद से मैन्युअली चेक करो, मैंने चेक करना सिखा दिया, इसमें एक्सेलरेशन आ नहीं रहा होगा, मतलब पहला आंसर है, पहला आंसर है। समझ आया, चलिए नेक्स्ट।
अब रुक जाइए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का सवाल आ गया, 1 मिनट और, एक सवाल और छोटा कराना चाहता हूं। इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज -10 मीटर पर सेकेंड, चलो -10 मीटर पर सेकेंड एंड एट t इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी से t इज इक्वल टू 0 पे होता है, एंड एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2t, देन फाइंड वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। अब ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मुश्किल सवाल हो गया, बच्चे इसको बहुत मुश्किल सवाल समझते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से सवाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन 2t दिया हुआ है। एक्सेलरेशन 2t का मतलब एक्सेलरेशन वेरिएबल है, और एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं होता। यहां पे a को लिखेंगे आप 2t, और आपको क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए, तो a को आप लिखेंगे dv by dt, a को लिखेंगे आप dv by dt इज इक्वल टू 2t। dt को उठा के यहां ले जाए, हाँ ले जाते हैं सर, dv इज इक्वल टू हो जाएगा 2t इंटू dt। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करिए। जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी -10 है, तो जब टाइम जीरो था वेलोसिटी को -10 रखेंगे, और जब टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है तभी आपको वेलोसिटी पूछा है। तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, लिमिट रखेंगे v -10, तो ये आएगा आपका v -10 इज इक्वल टू 2 बाहर, t का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा? t स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखेंगे आप 0 से 2 तक टाइम का, 2 से 2 कैंसिल होगा, t के जगह पे 2 रखेंगे तो ये 2 का होल स्क्वायर आएगा 4, माइनस t के जगह पे 0 रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू v -10, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 10 + 4 इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक गलती कर दिया मैंने, ये हो जाएगा v, लिमिट जब रखोगे तो -10 और ये v है, इज इक्वल टू आएगा 2t स्क्वायर बाई 2, 0 से 2 तक। अब 2 से 2 तो कटेगा, ये ठीक है, यहां पे हो जाएगा तुम्हारा 4 -0, ये ठीक है। यहां पे जब रखोगे तो अपर लिमिट v माइनस ऑफ लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट v के जगह पे रखोगे -10 ही आएगा, तो ये माइनस बचेगा, v + 10 इज इक्वल टू 4, हेंस v इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। अब यहां पे 2 लाइन इंटीग्रेशन, ये तो इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू तो पुट किया है, 2 लाइन इंटीग्रेशन करना पड़ जाता तो बच्चे पागल हो जाते हैं। अरे बेटा तुम तो पहले ये फील करो ना कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है, बस ये सेक्शन थोड़ा मुश्किल है, इसलिए नीट में पूछा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि नीट में ऑफिशियली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना होता है, तो इसलिए पूछते हैं ना तो बहुत ही आसान सवाल डिफरेंशिएशन बेस्ड पूछते हैं। इंटीग्रेशन के सवाल तो नीट में काइनेमेटिक्स वाले सेक्शन से तुम 100 सवाल देखोगे ना तो उसमें 2 सवाल होंगे बस, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने 2 सवाल के लिए ही मैंने आपको 20 सवाल क्यों कराया? क्योंकि इंटीग्रेशन ऐसा थोड़ी नहीं कि काइनेमेटिक्स में आता है, इंटीग्रेशन तो एनएलएम में भी आएगा, इंटीग्रेशन तो ग्रेविटेशन में भी आएगा, इंटीग्रेशन तो फ्लूइड में भी आएगा, इंटीग्रेशन तो एसएचएम में भी आ सकता है, इंटीग्रेशन तो इलेक्ट्रोस्टैट में भी आएगा। अच्छा, तो इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, हाँ इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, और काइनेमेटिक्स में कब इंटीग्रेशन करना है, कब डिफरेंशिएशन करना है, ये आना चाहिए, हाँ वो तो तुम्हारे लिए माइंड मैप मैंने बना ही दिया है, बात खत्म। आइए अब स्टार्ट करते हैं मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, चलो मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन का शुभारंभ करते हैं। अगर आपके पास थोड़ा थक गए होंगे तो 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। बेटा आज टाइम के लिए मुझे कुछ मत बोलिएगा, पढ़ाने दीजिए आज, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आज पढ़ाने दीजिए। क्योंकि देखो बेटा, हमें 11th और 12th का सिलेबस एक ही साल में खत्म करना है और एक अच्छे कंटेंट के साथ। और ये याद रखो कि काइनेमेटिक्स में अगर मैं तुम्हें फॉर्मूला बता दूं और बोल दूं कि सवाल खुद कर लेना तो नहीं कर पाओगे। मुझे हर टाइप के सवाल खुद ही अटेम्प्ट करके आपको सिखाने पड़ेंगे कब क्या करना होता है। ये एकदम पूरे फिजिक्स का बेस है, और बच्चा असल में क्या होता है कि यहीं पे इंटरेस्ट लूज कर देता है तो आगे की फिजिक्स उसको समझ नहीं आती, ठीक है ना। तो यहां पे देखो, और मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मैं तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा, एकदम एकदम चरम सुख की अनुभूति होगी। सवाल देख के सीधा आंसर लिखना सिखा दूंगा। हाँ देख लेना, 90% सवाल नीट में पूछे गए तुम्हें मैं अभी करा दूंगा, क्वेश्चन देख के आंसर लिखना सिखा दूंगा एकदम जोरदार तरीके से। चलो देखते हैं। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज मोशन विथ इनिशियल वेलोसिटी u, मतलब जब टाइम 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की है u, एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन a, कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट का कितना a, देन फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t। मतलब ये असल में डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है सर, डेरिवेशन कराओगे? हाँ कराऊंगा, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन सर हम तो ड्रॉपर है बेटा,
फिजिक्स ड्रॉपर का और फाउंडेशन का अलग नहीं होता। फिजिक्स तो फिजिक्स है, आप ड्रॉपर हो या कुछ भी हो, एकदम बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। और कई बच्चे फिर भी इल्जाम लगाते सर आप बेसिक नहीं बताते हो, एमआर स्टार बताते हो, बस। ऐसा नहीं है, मैं भी खुद संघर्ष करता हूं, बच्चों को भी संघर्ष करने के लिए कहता हूं, और फिर जो वहां से निकल के आता है वो जोरदार चीज मैं कहता हूं ये एमआर स्टार है, एक बेसिक सोच। अब मैं डेरिवेशन क्यों करा रहा हूं तुम्हें फील आ जाएगा। अब देखना मैं किस तरीके से समझाऊंगा, तुम्हें आज पहली बार लगेगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन समझ आया है। और अगर ऐसा है तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लिख के बता देना टेलीग्राम ग्रुप पे या इंस्टाग्राम पे या कहीं भी, है ना, ढूंढ लेना, मुझे बता देना कि सर आज सच में फील आया कि इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है। मैं तुम्हें दिला दूंगा फील। अब सुनना, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन विथ इनिशियल वेलोसिटी u, मतलब किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u से जर्नी स्टार्ट करता है एंड उसका कांस्टेंट एक्सीलरेशन a है ना। कांस्टेंट एक्सीलरेशन a ही दिया है तो दोनों को पॉजिटिव मान लेंगे। इधर उसका कांस्टेंट एक्सीलरेशन a, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी, अगर एक्सीलरेशन कुछ है तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो किसी भी t टाइम के बाद एट टाइम t उसकी वेलोसिटी पूछी है और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया है नेट टाइम t में ये पूछा है। t टाइम के बाद वेलोसिटी पूछा है और t टाइम के बाद अपने से डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो कैसे करें सर सॉल्व? तो हमें तो एक्सीलरेशन से ही चलना पड़ेगा। अगर मुझे यहां पे एक्सीलरेशन दिया हुआ है जो भी है कांस्टेंट है, और पहले मैं यहां पे चलो वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, पहला गोल वेलोसिटी निकालता हूं, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी एक ही साथ थोड़ी निकालूंगा, पहला मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूं और कांस्टेंट एक्सीलरेशन a दिया हुआ है मुझे, तो मैं यहां पे लिखूंगा a इज इक्वल टू dv बाई dt। सर आप a इज इक्वल टू dv बाई dt क्यों लिख रहे हो? क्योंकि बेटा मुझे एक्सीलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ, देखो ना, कांस्टेंट एक्सीलरेशन a, और मुझे इनिशियल वेलोसिटी दिया है, t टाइम के बाद वेलोसिटी पूछा है। तो अगर मुझे एक्सीलरेशन दिया हो और वेलोसिटी तक जाना हो तो मैं ये तो लिखूंगा a इज इक्वल टू dv बाई dt। ठीक है सर, a एक्सीलरेशन दिया हुआ है, dt को उठा के यहां लिख दो तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू a इंटू dt। देखो ना, dv इज इक्वल टू a इंटू dt। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। ठीक है सर, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी बताओ क्या है? टाइम 0 था तो वेलोसिटी u है, तो यहाँ पे dt के इंटीग्रेशन में टाइम को 0 रखोगे तो वेलोसिटी होगा कुछ u। यहाँ पे dv का इंटीग्रेशन लिमिट, वेलोसिटी का लोअर लिमिट u, क्योंकि t 0 पे वेलोसिटी क्या है? u है। यहाँ पे टाइम का इंटीग्रेशन तो टाइम की लिमिट रखेंगे, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन तो वेलोसिटी की लिमिट रखेंगे। तो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है u, और किसी टाइम t पे हमारा वेलोसिटी क्या हो गया है? v हो गया। क्या आपको इतना समझ आया? ये सर तो हम पहले से करते हैं। अब सुनो, जब मैं इधर इंटीग्रेशन करूंगा तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो या कोई भी कांस्टेंट चीज हो, इंटीग्रेशन से या डिफरेंशिएशन से वो कहां चला जाता है? बाहर। हाँ सर, यहां पे एक्सीलरेशन को इंटीग्रेशन में रहने दूं या बाहर ले जाऊं? तो लिखा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन एक फिक्स वैल्यू होगी, एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी 5, 6, 8, 10, कुछ फिक्स होगा। तो सर ये बाहर आ जाएगा। अब सुनना ध्यान से, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ dv फ्रॉम u टू v। यस, अब ये a बाहर चला गया, हाँ सर a बाहर चला गया, ये बचा इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 से t तक। तो अगर मैं एक्सीलरेशन को बाहर निकाल दूं तो इंटीग्रेशन में बचा क्या? कुछ भी नहीं। सर कैसे नहीं बचा? इधर dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। अब इंटीग्रेशन करो ना करो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ सर, अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल होता तो एक्सीलरेशन लेट से होता 2t, तो यहां पे एक्सीलरेशन को हम रखते 2t, 2 बाहर चला जाता, t का टाइम के साथ इंटीग्रेशन करते। अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू होती a बराबर t स्क्वायर प्लस 3t, तो हम यहां पे एक्सीलरेशन की वैल्यू रखते t स्क्वायर प्लस 3t, फिर इंटीग्रेट करके आंसर निकालते। लेकिन एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट को हम इतना स्पेशल क्यों मानते हैं? साहब हम क्यों कह रहे हैं आपको? यहां पे मैंने तुमसे क्यों कहा कि वेरिएबल एक्सीलरेशन जो लास्ट क्लास में कराया था और इस क्लास में भी करा रहा हूं, उसका बेटे सिर्फ 30 से 40% है और कांस्टेंट एक्सीलरेशन का बेटे 70% है। कितना जबरदस्त क्यों है? क्यों? कांस्टेंट एक्सीलरेशन में क्या हाथी घोड़ा लगा हुआ है? हां, कांस्टेंट एक्सीलरेशन में एक जोरदार चीज लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है कांस्टेंट एक्सीलरेशन में? कांस्टेंट एक्सीलरेशन में क्या होता है कि जब मान लो तुमको एक्सीलरेशन दिया है और वेलोसिटी पूछे या डिस्प्लेसमेंट पूछे, तो क्या दिया है? एक्सीलरेशन दिया है। एक्सीलरेशन देके वेलोसिटी पूछे, एक्सीलरेशन पूछे, सॉरी, एक्सीलरेशन देके तुमसे वेलोसिटी पूछे या डिस्प्लेसमेंट पूछे, आई एम सॉरी, स्लिप ऑफ टंग है। एक्सीलरेशन देके तुमसे वेलोसिटी पूछे या डिस्प्लेसमेंट पूछे, तुम क्या करोगे? इंटीग्रेशन। अगर वो वेरिएबल हो तो चलो इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, उसका इंटीग्रेशन होगा, समझ आया कि उसका कुछ मतलब है।
तब हम उसको इंटीग्रेशन करके आंसर निकालेंगे। लेकिन अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, और जैसे वो इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा तो फिर बचा ही क्या इस पूरे इंटीग्रेशन में? कुछ नहीं सर। क्या बचा पूरे इंटीग्रेशन में? इधर dt और इधर dv, dv का इंटीग्रेशन v, dt का इंटीग्रेशन t, इंटीग्रेशन में कुछ बचा ही नहीं। तो बार बार कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए इंटीग्रेशन करने का कोई मतलब नहीं होगा। तो सर फिर क्या? तो फिर बोला है कि इसको करोगे क्या, dv का v लोअर लिमिट रख लो u से v तक, और यहां पे a कांस्टेंट है बाहर आएगा, dt का t लिमिट 0 से t तक, बचा ही नहीं कुछ। ये हो जाएगा तुम्हारा सिंपल, 0 रखोगे तो 0, t रखोगे t तो at, और अपर लिमिट v लोअर लिमिट u तो v माइनस u, तो ये हो गया v माइनस अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट u इज इक्वल टू at, तो v बराबर u प्लस at। तो क्यों बना कांस्टेंट एक्सीलरेशन एक स्पेशल केस? क्योंकि एक्सीलरेशन से ही सारा फॉर्मूला स्टार्ट हुआ। a बराबर dv बाई dt है, तो a को उधर ले गया, देखो a बराबर dv बाई dt, a को dt को इधर ले गया, a इंटू dt, इंटीग्रेशन करा, लेकिन एक्सीलरेशन कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ गया। और अगर एक्सीलरेशन बाहर आ गया तो अंदर कुछ इंटीग्रेशन के लायक बचा ही नहीं, इंटीग्रेशन के लायक बचा नहीं, dt का इंटीग्रेशन t और dv का v, बस। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट हो जाए तो क्यों इंटीग्रेशन करोगे? हालांकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए इंटीग्रेशन वैलिड है कि नहीं है बताओ? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए वैलिड है या नहीं? हाँ वैलिड है, लेकिन करने से कुछ मिल ही नहीं रहा ना। फिर से फील करो एकदम, तुम्हें क्यों डिफाइन किया गया इक्वेशन ऑफ मोशन, तुम्हें आज पहली बार मैंने फील कराया होगा। मुझे ऐसा लगता है, तुम हो सकता तुम कल की हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, गलत मत समझना, लेकिन तुम्हें आज अगर सच में फील आया तो बता देना कि सर आज पता चला कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों डिफाइन किया गया कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए। इक्वेशन ऑफ मोशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए वैलिड क्यों होता है? a बराबर होता है बेटा dv बाई dt, dt को यहां ले जाऊंगा तो a इंटू dt बराबर dv। अब जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो हमें पता है कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा तो dt का इंटीग्रेशन t और इधर dv का इंटीग्रेशन v, लोअर लिमिट से अपर लिमिट रख दो तो v माइनस u, तो ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अरे सर ये बात है क्या? हाँ, तब लोगों ने बोला कि अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो इंटीग्रेशन से बाहर ही चला जाएगा, तो फिर इंटीग्रेशन के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो सच है, ये याद रख लो, v बराबर v माइनस u बराबर at, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। तो v बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस at। अब इनिशियल वेलोसिटी तो फिक्स है और एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट है। किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी आपको मिला है और किसी इंस्टेंट की जो वेलोसिटी होती है t टाइम की, उसको हम लिख सकते हैं dx बाई dt। ओके, तो यह आ गया u प्लस a इंटू टी, dt को यहां ले जाओ तो dx बराबर हो जाएगा u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन करोगे फिर से एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टाइम जीरो, यहाँ पे टाइम जीरो, यहाँ पे भी टाइम जीरो, तो यहाँ पे पोजीशन कुछ xi, और यहाँ पे टाइम कुछ t, यहाँ पे टाइम कुछ t, तो उस समय फाइनल पोजीशन कुछ ऐसे। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, अपर लिमिट xf, लोअर लिमिट xi, तो ये बनेगा आपका xf माइनस xi, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए कुछ बचा ही नहीं, ut, इधर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है बाहर आ गया, t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2। अब एक्चुअल में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये होता है। आधे बच्चे ये समझते हैं कि यहाँ पे एस आता है, बस नहीं, वो असल में डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट रख देते हैं, ये डिस्टेंस कभी नहीं हो सकता, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आ जाएगा ut इनिशियल वेलोसिटी, स्पीड नहीं लिखते बेटा, वेलोसिटी लिखते हैं, प्लस हाफ एक्सेलरेशन वेक्टर साइन के साथ आता है, प्लस माइनस के साथ, इंटू टी स्क्वायर। ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन मोशन कैसे करेंगे? तो फिर से आप एक्सीलरेशन के फॉर्मूले देखेंगे, v इंटू डी वी बाई डी एक्स। अच्छा, यहाँ पे टाइम तो है ही नहीं सर, तो थर्ड इक्वेशन मोशन में टाइम कहाँ होता है? अच्छा, इसीलिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। अरे यार आजा आजा आजा, क्योंकि यहाँ पे टाइम आपको दिख नहीं रहा है। a इज इक्वल टू क्या है? v इंटू डी वी बाई डी एक्स। a इज इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स। यहां पे कहीं भी टाइम नहीं दिख रहा सर, टाइम नहीं दिख रहा, तो फिर कैसे होगा? क्या a इज इक्वल टू वी इंटू डी बाई डी एक्स तो होता है ना, तो एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में रिलेशन आएगा। dx को उठा के यहां रख दो। सर क्यों? हम नहीं रख रहे हैं तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। dx को उठा के यहां रख दो तो क्या बुराई है इसमें? सर लेकिन रखे ही क्यों? मुझे मन नहीं रखने का। जब मन नहीं रखने का तो इंटीग्रेशन कभी ऐसा देखा है? dt बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन में या तो dt होगा नहीं तो dx होगा या dv होगा, कुछ भी होगा। जब तुम ऐसा लिखोगे तो एक बात बताओ, फिर से एक्सीलरेशन कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर और ऐसे हो जाएगा।
तो ये सिंपल आ जाएगा a इंटू इनिशियल पोजिशन, इनिशियल वेलोसिटी पे इनिशियल पोजीशन, फाइनल वेलोसिटी पे कुछ फाइनल पोजीशन, तो a बाहर, यह आ जाएगा आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू v इंटू डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखेंगे u से v तक। बेटा ध्यान से देखना, यह आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ गया एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, देखो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इधर भेजो 2as, तो देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन आप पुट कर दो, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन था तभी इंटीग्रेशन से बाहर चला गया था। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा नहीं, इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं होता। फील आया कि नहीं है? एकदम जोरदार, कतई जहर। अब एक फिफ्थ इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, मतलब सॉरी फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। फिर से मैं यहां पे नंबर लाइन बना के आपको फील करा देता हूं। मान लो अगर यहां पे टाइम 0 हो रहा, यहां पे टाइम 1 हो रहा, यहां पे टाइम 2 हो रहा, यहां पे टाइम 3 हो रहा, यहां पे टाइम कुछ 4 हो रहा, यहां पे टाइम हो रहा t इज इक्वल टू nth सेकेंड, t इज इक्वल टू n सेकेंड, मतलब टोटल कुछ टाइम ले लिया n सेकेंड। n सेकेंड में भी जैसे यहाँ पे 4 सेकेंड है, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, n में भी 7 सेकेंड, 3 सेकेंड, 8 सेकेंड। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि मुझे ये बताओ थर्ड सेकेंड कहां से कहां तक हुआ, तो दिस इज योर थर्ड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, दिस इज योर थर्ड सेकेंड, सेकेंड से लेके 3 के बीच में। और व्हाट इज योर 3 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू टोटल 3 सेकेंड का टाइम इंटरवल। ये क्रिकेट मैच में अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि 3 ओवर में कितने रन बने, तो 1 ओवर का रन, 2 ओवर का रन, 3 ओवर का रन, स्टार्टिंग से 3 ओवर के रन बताओगे। लेकिन मैं पूछूं थर्ड ओवर में कितना रन बना, तो सेकेंड के बाद कितना रन था वो निकाल लोगे, और 30 ओवर के बाद कितना रन था वो निकाल लोगे, घटा दोगे तो थर्ड का हो जाएगा। देखो ना, 2 से लेके 3 के बीच में जो इंटरवल उसको बोलते हैं थर्ड। तो यहां पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट t इज इक्वल टू 0 से चला और t इज इक्वल टू n सेकेंड पे यहां है, मैं आपसे पूछता हूं nth सेकेंड, तो nth सेकेंड इज अ 1 सेकेंड। जैसे यहां पे फोर्थ सेकेंड क्या होगा, ये होगा फोर्थ सेकेंड, दिस इज नथिंग बट अ फोर्थ सेकेंड, दिस इज नथिंग बट अ फिफ्थ सेकेंड। यहां पे होगा ये जो फिफ्थ नहीं है, कहीं यहां पे लिखो 5 लिख देता हूं, तो ये होगा 4 से लेके 5 में होगा फिफ्थ सेकेंड, और ये होगा आपका सेकेंड सेकेंड, और ये होगा आपका फर्स्ट सेकेंड। तो जब मैं पूछता हूं ना कि फर्स्ट सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, सेवेंथ सेकेंड, 9th सेकेंड, 13th सेकेंड, जब भी ऊपर टोपी लगाओ ना कुछ th या nth लगाओ, जैसे ये देखो n एंड आर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एट्थ, यहां पे देखो ये 6th सेकेंड, 7th सेकेंड, वो 1 सेकेंड होता है। अगर मैं आपसे बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकेंड, n 7 बोला है मैंने, तो टोटल 7 सेकेंड होगा। डिस्प्लेसमेंट इन 7th मतलब 6 से 7 के बीच का। फील आया कि नहीं है? 7th मतलब 6 से 7 के बीच। मैं तुमसे बोलता हूं फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड, इसका क्या मतलब है? फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकंड का क्या मतलब है? 0 से 8। एंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 8th सेकंड, ऊपर th लगा दूंगा तो 1 सेकंड का हो गया डिस्प्लेसमेंट। 1 सेकंड का इंटरवल होता है। अगर मैं बोलता हूं n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बताओ, यहां पे क्या लिखा? n सेकंड मतलब 0 से लेके n सेकंड। अगर मैं पूछता हूं कि nth सेकंड, nthवा मतलब कोई भी 1 सेकंड का इंटरवल, और nth में मतलब जैसे 5 है तो 5th, 7 है तो 7th, 8 है तो 8th, 8th का मतलब क्या? 7 से 8, 9th का मतलब 8 से 9, 13th का मतलब 12 से 13, 23rd का मतलब 22 से 23। यहां पे nth का क्या मतलब होगा? तो टोटल n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। और मुझे अगर nth का निकालना है तो मैं क्या करूंगा? n-1 का डिस्प्लेसमेंट निकाल लूंगा। ये होगा डिस्प्लेसमेंट इनटू पूरा n सेकंड का ये हो गया, और ये n-1 सेकंड का हो गया। अब लास्ट में 1 सेकंड बचेगा, तो ये हो गया s-nth। क्या तुमको s-nth का फील आया? हाँ सर आ गया। अब अगर मुझे s-nth निकालना है तो s-nth को मैं लिख सकता हूं टोटल n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ n-1 सेकंड। ओके, n सेकंड का टोटल डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो मैं पूछता हूं कि 13th ओवर में कितने रन बने, तो इसको निकालने का क्या मतलब कंसेप्ट है कि 13 ओवर का रन निकाल लो, उसमें से 12 ओवर का रन घटा दो, तो 13th ओवर का रन आ जाएगा। उसी तरीके से टोटल n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल के उससे 1 सेकंड कम का डिस्प्लेसमेंट n-1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूं, और उसको घटाऊंगा तो ये आ जाएगा आपका nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। sn क्या होगा बोलो? un प्लस हाफ a n स्क्वायर। अरे बेटा s बराबर ut, देखो यहाँ पे ut, t की वैल्यू n सेकंड रखा है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, माइनस
यहां पे एस एन माइनस वन रखूंगा तो यहां पे वेलोसिटी होगा यू और ये आएगा एन माइनस वन प्लस हाफ, अच्छा ये माइनस लगा है पूरे में तो यहां भी आ जाएगा माइनस हाफ ए इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ये बनेगा रिलेशन। अब यहां पे आगे क्या बनेगा, तो आगे बेटा तुम भी थोड़ा सा मजदूरी करो, इसको एक लाइन सॉल्व करना, एक लाइन सॉल्व करके तुम्हें दिख जाएगा ये un और ये माइनस un कैंसिल हो जाएगा। यहां पे बचेगा देखो माइनस u प्लस वन, तो ये u बचेगा, सिंपल क्या बचेगा u प्लस आगे तुम्हें सॉल्व कर लेना, n माइनस वन का होल स्क्वायर खोल लेना, ये आ जाएगा आपका a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकेंड। थोड़ा सा कलम चला लो बेटा, ये मेरा रिक्वेस्ट है, सॉल्व करके ये आना चाहिए, नहीं आएगा तो बता देना, मैं ले आऊंगा। तो एस nth क्या आ गया बोलो, u सिंपल u प्लस a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। अब बताओ ये डायमेंशनली सही है कि गलत, डायमेंशनली सही है कि गलत, डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, बताओ दिस इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। डायमेंशनली सोचो कि सही है कि नहीं, डायमेंशनली फटाफट बताइए, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो आपके मन में हो सकता है कि सर ये गलत लग रहा है क्योंकि इधर डिस्प्लेसमेंट इधर वेलोसिटी है, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई इक्वेशन फिजिकली सही है तो डायमेंशनली सही होगा। अभी बताओ फिजिकली सही है कि नहीं, अरे भाई इसको तो सच में मैं ड्राइव करके लाया हूं, किताबों में लिखा हुआ है तो फिजिकली सही है फिजिकली करेक्ट है। और कोई इक्वेशन अगर फिजिकली करेक्ट है तो सुप्रीम करेक्ट हो गया, डायमेंशनली करेक्ट ही होगा, यस। लेकिन सर ये लग तो नहीं रहा इधर वेलोसिटी है, तो सुनो क्यों नहीं लग रहा। असल में तुम यहां पे फील करो, यहां पे मैं n माइनस वन लिख रहा हूं, तो ये वन क्या है, सिंपल ये वन है कि ये टाइम है। अरे भाई यहां पे मैंने n सेकेंड लिया है और यहां पे n में से वन घटाया है, तो 1 सेकेंड ही को घटाया ना, तो ये 1 क्या है, सेकेंड है। तो असल में ये वेलोसिटी और इस 1 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस यू माइनस वन, ये वेलोसिटी इंटू टाइम आएगा। यहाँ पे भले ही ये 1 है, 1 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये डायमेंशनली गलत नहीं है। क्यों लग रहा है डायमेंशनली गलत, क्योंकि असल में यहां पे n माइनस वन, n क्या है टाइम, 1 क्या है 1 सेकेंड, तो टाइम है। और यहां पे जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सिंपल माइनस यू और माइनस वन को मल्टीप्लाई करो तो यू लिख रहे हो, लेकिन u इंटू वन है इसलिए यू लिख लिया है, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो 1 है, लेकिन अगर यूनिट वाइज देखे तो यहां पे टाइम है वो, ठीक है। इसलिए डायमेंशनली क्या है, सही है, ये डायमेंशनली गलत नहीं है। अब आइए मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन से मिलवाता हूं। ये है आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उसमें टाइम को छोड़ के सारे फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होते हैं। मतलब सर ये है बेटा फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन इनटू टाइम। यहां पे v बराबर u प्लस at है, यहां पे v स्पीड नहीं है, फाइनल स्पीड नहीं है, फाइनल वेलोसिटी है। यह है आपका डिस्प्लेसमेंट s वेक्टर बराबर u t प्लस हाफ एक्सीलरेशन वेक्टर इनटू t स्क्वायर। यह है यहां पे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2a इंटू s आएगा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। एस ने देखिए u प्लस a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, आहा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, माइनस वन ऐसे नहीं था, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला सर क्या है, एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई टू। सर ये एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई टू तो इक्वल टाइम इंटरवल के केस में हम लगाते थे, वो बेटा ठीक है, लेकिन ये दूसरी चीज है, यहां पे सुनना ध्यान से। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा है, तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या डिफाइन होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, और टी टाइम में ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, टी टाइम में एस की वैल्यू रख देंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी अगर u है तो u लिखेंगे, जीरो तो जीरो लिखेंगे, लेकिन टी टाइम में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट तो इतना ट्रेवल करेगा। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा, टी से ये डिवाइड कर दोगे बेटा, ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा u प्लस हाफ at। और at को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या लिखते हैं, यहां पे देखो रिलेट करो, at को क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बराबर at, v माइनस यू बराबर at, तो इसको लिख सकते हैं v माइनस यू। तो देखना ध्यान से, u वेक्टर इनिशियल वेक्टर u प्लस 1/2 v वेक्टर माइनस u वेक्टर, 2 एलसीएम ले लो तो यह आ जाएगा 2u वेक्टर प्लस v वेक्टर
माइनस यू वेक्टर, वेक्टर इसलिए लगा रहा हूं कि सच में वेक्टर होता है, ये हम स्पीड नहीं बोलते हैं, ये वेलोसिटी है, बाई 2। 2u में से u जाएगा तो क्या बचेगा, 2u में से एक u जाएगा तो बचेगा u वेक्टर प्लस v वेक्टर बाई 2। ये आएगा आपका एवरेज वेलोसिटी। ये क्या आएगा बेटा, एवरेज वेलोसिटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली किताबों में नहीं लिखते हैं, लेकिन ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जैसे ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। जिस तरीके से ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये सॉरी 4 हो गए, उसी तरीके से ये भी इंपॉर्टेंट है। एवरेज वेलोसिटी हमेशा होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। सर अगर इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट, यस देखिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं। हाँ, आप यहां पे लिख सकते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम बराबर एवरेज वेलोसिटी होता है। तो हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। और एवरेज वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट एक्सीलरेशन के केस में होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। बड़ा ही जोरदार चीज है। तो ये आ गया तुम्हारा सिंपल। कई बार क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट पूछता है, तो बच्चे को लगता है कि सर यहाँ पे एक्सीलरेशन हमें फाइंड करना पड़ेगा तभी हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। नहीं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट निकाल सकते हो। सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 इंटू टाइम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहां पे आपके पास कांस्टेंट एक्सीलरेशन के केस में, जो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सीलरेशन के केस में वैलिड होगा, वो आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी कई सारे इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। दूसरा है s वेक्टर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सर क्या हम यहां से डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? नहीं, हाँ किसी केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होगा, लेकिन निकाल नहीं सकते। ये होगा तो डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा, ये होगा तो डिस्प्लेसमेंट। समझ आई ये बात? नेक्स्ट देखिएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as और एस एन एथ इज इक्वल टू आ जाएगा u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। अच्छा, यो बात है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, एवरेज वेलोसिटी हमेशा सही होता है। एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सीलरेशन के केस में इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, हमेशा ये सही होता है। इसलिए हम टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं u वेक्टर प्लस v वेक्टर बाई 2 एवरेज वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। अब कौन से केस में हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये बेटा पता चलेगा कि आपको क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। मान लो एक ऐसा सवाल है जिसमें ना तो टाइम दिया हुआ है ना ही टाइम पूछा है। उस केस में हमेशा और हमेशा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे आप जाएंगे। कहां जाएंगे बेटा? थर्ड इक्वेशन मोशन, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एक ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन है जहां पे टाइम है ही नहीं। तो टाइम ना दिया हो ना पूछा जाए तो आप कहां जाएंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाएंगे। अच्छा, इसमें बहुत बार बच्चे को कंफ्यूजन होता है। एस एन बराबर मान लो मैं लिखता हूं un प्लस हाफ एन स्क्वायर, मतलब n तुम्हारा टाइम है, t बराबर n सेकेंड के लिए लिखा है ना। और एस एन क्या होता है? एस एन होता है बेटा u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। यहां पे जो एस एन है ना, एक ही सेकेंड का इंटरवल है। ऐसा नहीं कि 0 से 5 सेकेंड के लिए इसको मैं लगा दूंगा ये एक सेकेंड के लिए। देखो n में से 1 सेकेंड घटाया था, 1 सेकेंड के इंटरवल के लिए है। अब मैं अगर लिखता हूं यहां पे थर्ड सेकेंड, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ऊपर वाली कि नीचे वाली? बताओ, यहां पे लिखता हूं थर्ड सेकेंड, ऊपर वाली कि नीचे वाली? तो सर यहां पे हम यूज करेंगे नीचे वाली। क्यों? क्योंकि थर्ड सेकेंड है, यहां पे थर्ड लिखा है, जैसे यहां पे एनएथ लिखा है। टोपी वाला टाइम हो तो हम नीचे वाला यूज करेंगे। अगर सर 4 सेकेंड लिखा हुआ है तो ऊपर वाली। 4 सेकेंड के लिए कौन सा यूज करेंगे? ऊपर वाली। 7 सेकेंड के लिए नीचे वाली। 8 सेकेंड के लिए नीचे वाली। 5 सेकेंड के लिए ऊपर वाली। 7 सेकेंड के लिए नीचे वाली। 8 सेकेंड के लिए ऊपर वाली। 10 सेकेंड के लिए बोलो सर, 10 सेकेंड के लिए ऊपर वाली। अच्छा, 10 सेकेंड के लिए, 10 सेकेंड के लिए नीचे वाली। 8 सेकेंड के लिए, 8 सेकेंड के लिए ऊपर वाली। अगर टोपी में कुछ टाइम लगा हो, 8th, 3rd सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 7 सेकेंड, उसके लिए नीचे वाली। 5 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 9 सेकेंड, उसके लिए नीचे वाली। तो यहां पे ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड रिजल्ट जिससे डायरेक्ट नीट में सवाल पूछे जाते हैं, देखिएगा, ढंग से सुनिएगा। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन।
देन फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। सर पहले ही सवाल में गड़बड़ कर रहे हो आप। क्या? ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट। चलो रेस्ट से जर्नी स्टार्ट कर रहा, इसके पास मान लो वेलोसिटी नहीं है, टाइम 0 पे, ठीक है सर। एंड कांस्टेंट एसिलेशन, मतलब इस पे एसिलेशन कांस्टेंट दिया, मतलब चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। एक तरफ जिधर वेलोसिटी बढ़ने लगेगा उधर ही एसिलेशन रहा होगा, मतलब किसी एक ही तरफ आप धक्का लगाएंगे कांस्टेंट, तभी तो कांस्टेंट एसिलेशन होगा। इधर मान लो एसिलेशन दिया मैंने कांस्टेंट है। देन फाइंड रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछना चाहिए ना, आप डिस्टेंस पूछ रहे हो, तो यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो ऑब्जेक्ट का है नहीं। अब जिधर मैं एसिलेशन दूंगा या जिधर मैं धक्का दूंगा उधर वेलोसिटी डेवलप हो जाएगा और उधर ही चलता जाएगा, क्योंकि एसिलेशन कांस्टेंट है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। मान लो एसिलेशन 2 है, तो जिधर एसिलेशन है उधर ही वेलोसिटी डेवलप होगा। अरे भाई उधर ही धक्का मारा है ना, तभी वेलोसिटी 0, और इधर धक्का मारा, इधर एसिलेशन नहीं आया, तो 2 सेकंड के बाद, सॉरी 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी होगी 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी होगी 4, 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी होगी 6। जिस डायरेक्शन में एसिलेशन है उधर कांस्टेंट रहेगा, तो उधर ही वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी। ये बात मैंने आपको बताया था। अच्छा मान लो जिधर मैंने धक्का मारा उधर ही एसिलेशन होगा, और जिधर धक्का मारा उधर थोड़ी वेलोसिटी आ जाएगी, तो थोड़ी देर बाद इधर ही वेलोसिटी और इधर ही एसिलेशन, तो इसी डायरेक्शन में चलता जाएगा ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सेम होगा, तो कई बार डिस्टेंस भी बोल सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट केस है वो ये याद रखना है कि मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। लिख देता हूं यहाँ पे, स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट, देखो लिखा हुआ रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देन फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस, देन फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। बताओ 1 सेकेंड के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? यहां पे बताओ 1 सेकेंड के लिए सर एस एन वाला ऊपर वाली, 2 सेकेंड के लिए ऊपर वाली, 3 सेकेंड के लिए ऊपर वाली, नीचे वाली कोई सा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता ना, थर्ड सेकेंड तो नीचे वाली, सेकेंड फर्स्ट सेकेंड तो नीचे वाली। फील आ गया ना इसका? चलो अब हमें निकालना है 1 सेकेंड का टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो 1 सेकेंड का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू है तुम्हारा 0, लेकिन लिख लेता हूं मैं यूटी प्लस हाफ ए इंटू 1 का होल स्क्वायर। यू की वैल्यू क्या है 0, तो ये चला जाएगा, तो 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा a/2। ठीक है बेटा? चलो अब कितने सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट पूछा है? 2 सेकेंड का। 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट मतलब टोटल 2 सेकेंड का है ये, तो ये ut तो 0 ही आ जाएगा, ये हो जाएगा हाफ एसिलेशन कुछ भी कांस्टेंट है a इंटू 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4a/2। अब ऐसे कह सकते हो सर एसिलेशन तो दिया ही नहीं है, एक बात तो लिखा है ना कि कांस्टेंट एसिलेशन है, तो कुछ भी a कांस्टेंट एसिलेशन मान लो। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। सर कि 3 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, ये भी मैं डायग्राम से बता देता हूं। t इज इक्वल टू 0 पे है, t इज इक्वल टू 1 पे है, t इज इक्वल टू 2 पे है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे है। तो 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, और 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। ये निकाला है u तो 0, ये हो जाएगा आपका हाफ a इंटू 3 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 9 इंटू a/2। अगर मैं यहां पे इस s इन 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड का रेशियो निकालूं, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जो कि यहां पे है, तो s इन 1 सेकेंड, s इन 2 सेकेंड और s इन 3 सेकेंड का जो रेशियो आएगा वो आएगा आपका a/2 को कुछ x मान लो, तो x 4x और 9x ये आ जाएगा, x 4x और 9x। इसको हम ये भी कह सकते हैं x कट ही जाएगा, रेशियो अगर देखें तो 1 4 9 कह सकते हैं। यहां पे एग्जैक्टली 1 नहीं होगा, वो कुछ होगा a/2 और वो वैल्यू a पे डिपेंड करेगी, लेकिन जो भी होगा यहां पे a/2 उसका 4a/2 होगा टोटल 2 सेकेंड में, एंड 9a/2 होगा टोटल 3 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और ये आ गया आपका 3 सेकेंड। तो x इज टू 4x इज टू 9x, ये आपके डिस्प्लेसमेंट का क्या है? रेशियो है। सर ये नेचुरल नंबर के होल स्क्वायर का आ रहा है क्या? हाँ, और आना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 हो तभी ये वैलिड होगा। अगर यहां पे मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और मैं आपको बता दूंगा सवाल यही से पूछा जाता है, रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो u 0 तो होगा हाफ ए 1 का होल स्क्वायर, हाफ ए 2 का होल स्क्वायर, हाफ ए 3 का होल स्क्वायर, हाफ ए 4 का होल स्क्वायर, हाफ ए 5 का होल स्क्वायर। तो ये 1:4:9 आप डायरेक्ट लिख सकते हो 16:25, नेचुरल नंबर के होल स्क्वायर के टर्म्स में आ रहा है। अब ये तो आम बात है,
ये तो आम बात है, कोई खास बात नहीं। लेकिन जो खास बात है एमआर स्टार, वो अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। सर वो भी अच्छी बात थी, हाँ वो किताब में लिखी होती, लेकिन जो किताब में नहीं लिखी होती वो ये नहीं लिखा आता है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जर्नी स्टार्ट करता है, रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जर्नी स्टार्ट करता है, तो पहले टी टाइम में ऑब्जेक्ट जितना चलेगा, डिस्प्लेसमेंट इन टू टाइम उसका 1:4x होगा, मतलब 1:4 होगा। मतलब सर प्रूफ करके दिखाऊं, वो भी दिखा दूंगा, चिंता मत कर। यहां बता रेशियो क्या है, 1:4:9, ये होगा 1:4:9। टी टाइम में ऑब्जेक्ट जितना चलता है, टोटल 2t सेकेंड में ऑब्जेक्ट उसका 4 गुना चलेगा। कैसे देख लो, डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो ये क्या होगा, हाफ a इंटू टी स्क्वायर, एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2t क्या होगा, तो हाफ a इंटू 2t का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 हाफ a t स्क्वायर। तो देखो हाफ a t स्क्वायर, ये 4 हाफ a t स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि t जरूरी नहीं कि 1 सेकेंड हो, t अगर 5 सेकेंड है तो डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, और 5 का 2t क्या हो जाएगा 10 सेकेंड, इंटू डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड का रेशियो 1:4 होगा। निकाल के देख लो भाई साहब। और ये मे भी यहां पे ये भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड, तो t अगर 10 सेकेंड है तो यहां पे 2t क्या हो जाएगा 20 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकेंड इज इक्वल टू 1:4 होगा। और कई बार एन नंबर ऑफ टाइम्स नीट में यहां से सवाल पूछा जाता है और बच्चा खूब बड़ी मजदूरी कर देता है। मजदूरी नहीं करना तुम्हें, ये जो राह समझ में आया, यहां पे सवाल देखो। अब पार्टिकल, ये नीट का पूछा हुआ है, और मैं तुम देखोगे एन नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेगा। अब मैं जो भी पढ़ाता जाऊंगा वैसे सेम टू सेम सवाल आपको मिलते जाएंगे, और एक भी सवाल में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खूब सारी चीजें यहां पे मैं समझाऊंगा आपको। अ पार्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर 20 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इफ इट ट्रेवल्स s इन द फर्स्ट 10 सेकेंड एंड डिस्टेंस s2 इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड। अच्छा, ये थोड़ा सा नेक्स्ट 10 सेकेंड का हो गया, 20 सेकेंड का होना चाहिए था। हाँ, ये वाले गलत सवाल डाल दिए मैंने यहां पे। मैं कराता हूं बेटा, चिंता मत करो। ये देखो, ऑब्जेक्ट स्टार्ट इज मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 5 सेकेंड, एंड ये नेक्स्ट 5 नहीं, टोटल 10 सेकेंड है, ये टोटल 15 सेकेंड। तो बताओ क्या हो जाएगा, 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, 10 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट और 15 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 और कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो x = 4x = 9x। ये हमेशा सही होता है, ये हमेशा सही होता है। अब यहाँ पे सवाल कहीं नीचे होगा, कहाँ ढूंढने जाए, मैं लिख लेता हूँ। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन, फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन। Object starts his motion from rest and constant acceleration. Object starts his motion from rest and constant acceleration. Then find, and it moves 60 meter in 10 seconds. Then find displacement in 20 seconds. अब इस तरह के सवाल आपको नीट में पूछे हुए खूब मिल जाएंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे? ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन, फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन, हिज डिस्प्लेसमेंट इज 60 मीटर इन 10 सेकेंड, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 20 मीटर। तो एक मजदूरी है इसका, एक्सीलरेशन निकाल लो, फिर एक्सीलरेशन निकाल के 20 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, या सिंपल आंसर लिखो। 10 सेकंड में चलता है 60, तो 20 सेकंड में इसका 4 गुना चलेगा, 240 मीटर आंसर। सीख सकते हो तो सीख लो। सवाल पढ़ के लिख दिया आंसर, अब तुम जैसे मर्जी है वैसे सॉल्व कर लो, ये आंसर आएगा। जैसे मर्जी है वैसे सॉल्व कर लो, ये आंसर आएगा। सर बेसिक मेथड नहीं करा रहे हो, अभी तक क्या समझाया है यार, कर ले बेसिक मेथड कर ले। ऑब्जेक्ट स्टार्ट इज मोशन फ्रॉम रेस्ट u0, और एक्सीलरेशन कुछ कांस्टेंट हमें नहीं दिया हुआ, हमें ये दिया हुआ है कि मूव 60 मीटर इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में
60 मीटर चला है। तो लिखो s बराबर, u तो लिखने की जरूरत है नहीं है, हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ से s हो जाएगा 60 बराबर हाफ a इंटू 10 का होल स्क्वायर। 10 का होल स्क्वायर 100, ये आ जाएगा 120 बटा 100। तो इस रिलेशन हो जाएगा 120 बटा 100 मतलब 6 बटा 5, 6 बटा 5। फिर डिस्प्लेसमेंट हमें 20 सेकंड में निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट s बराबर u, टोटल 20 सेकंड में निकालना है तो u तो 0 ही हो जाएगा, हाफ a की वैल्यू हो जाएगी 6 बटा 5 और टोटल 20 का होल स्क्वायर। 20 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 400। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 दूना 10, 6 गुना 400 बटा 10, 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 चौका 24, 240 मीटर। अभी तो शुरुआत है, अभी तो एक सवाल करा है बस कांस्टेंट डिसोल्यूशन का तो एक केस करा है, एक सवाल करा है बस। एक तरफ ये है, एक तरफ ये। सर ये एक बार और समझा दो, समझा देता हूं। ऑब्जेक्ट जितना भी टी टाइम पे चलता है 2t टाइम में उसका 4 गुना चलेगा। एक कंडीशन है, रेस्ट एंड कांस्टेंट डिसोल्यूशन से जर्नी स्टार्ट होना चाहिए। और आपसे अगर पूछता है तो यही पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। मैं बोल रहा हूं नहीं पूछेगा, यही पूछेगा। नीट में यही पूछा है बार बार, 1000 बार। अरे कहाँ चला गया यार, है ही नहीं क्या? चलो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन फाइंड displacement in first second, second second and third second. Then find displacement in first second, second second, third second. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब फिर से देख लो यार। अगर टाइम 0 है, टाइम 1 है, टाइम 2 सेकेंड है, टाइम 3 सेकेंड है, तो फर्स्ट सेकंड मतलब ये हुआ, सेकंड सेकंड मतलब ये हुआ, थर्ड सेकंड मतलब ये हुआ। ये डिस्प्लेसमेंट का रेशियो तुमसे पूछा, ये फर्स्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, ये सेकंड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है और ये थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है। जर्नी स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट इज मोशन फ्रॉम रेस्ट, ठीक है ना। यू क्या है बेटा? यहाँ पे 0 है। तो एस नेट का फॉर्मूला लगा लेते हैं सर। हाँ, एस नेट का फॉर्मूला लगा लो। एस नेट के फॉर्मूला में u प्लस a/2 इंटू 2n-1 होता है। जब 1 सेकेंड के लिए लगाओगे तो u तो 0 ही है, ये हो जाएगा a/2, यहाँ पे 1 रखो तो 2 इंटू 1, 2 माइनस 1, तो ये बचेगा सिंपल 1। सेकेंड सेकेंड में देखोगे तो a/2, 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस 1 3। और थर्ड सेकेंड में देखोगे तो ये जाएगा a/2, 3 मल्टीप्लाई 2 6 माइनस 1 5। इसी को कहते हैं गैलीलियो रेशियो या रेशियो ऑफ ऑड नंबर। अच्छा, ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी। क्या आपको यहां से फील आता है कि हमने पहले ही पढ़ा था, अगर ये x है, अगर ये इसको मैं x बोलता हूं तो ये 4x होगा। अगर ये 4x होगा तो 4x में से x घटाऊंगा तो ये 3x बचेगा। हाँ, तो 3x ही तो है ये कितना होता है बेटा? ये होता है 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का होल स्क्वायर 9, ये 9 होता है। और ये 9 है और ये 4 है, तो 9 में से 4 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये 5 है, निकालने की भी जरूरत नहीं थी। तो डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड एंड डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड का जो रेशियो होगा वो आएगा x। अगर मैं इसको x बोलता हूं तो ये होगा 3x, ये होगा 5x, ये होगा 7x, 9x एंड सो ऑन। इसको कहते हैं रेशियो ऑफ ऑड नंबर, रेशियो ऑफ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कब लगाओगे? जब 2p वाला टाइम होगा, और सिंपल वाला टाइम होगा तो इस नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर। अब इस पे एक और एमआर स्टार है, ये तो कहीं भी किताब में मिल जाएगा, सब लोग पढ़ाते हैं। लेकिन सब लोग जो नहीं पढ़ाते हैं वो एमआर वहां से पढ़ाना शुरू करता है। सर इसमें क्या सिखाओगे? देखो, डिस्प्लेसमेंट इन टी टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट टी टाइम, वही तो है। पहले 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट 0 से 1, फिर दूसरे 1 सेकंड का, फिर तीसरे 1 सेकंड का। यहां पे मैं लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट इन टी टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट टी टाइम इज इक्वल टू x इज टू 3x। मतलब सर किसी भी टाइम इंटरवल के लिए ये सही होगा। हाँ, निकाल के देख लो, किसी भी टाइम इंटरवल के लिए सही होगा।
लेकिन वो जो इंटरवल है यहां पे t, तो ये नेक्स्ट t, जैसे पहला 5 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड इज इक्वल टू x इज टू 3x होगा। अगर आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड x इज टू 4x है, तो पहले 5 सेकेंड का x और टोटल 10 सेकेंड का 4x, पहले 5 सेकेंड का देखिए यहां पे, पहले 5 सेकेंड का x और टोटल 10 सेकेंड का 4x, तो ऑब्वियस सी बात है कि नेक्स्ट 5 सेकेंड का 3x आएगा। और ये हमेशा वैलिड है। पहले देखो डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, x इज टू 3x। अब यहां पे सवाल देखो, ये नीट का पूछा हुआ, यही वाला सवाल मैं कह रहा था। अ पार्टिकल एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर अ 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के लिए कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है फॉर 20 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s1 इन फर्स्ट 10 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड में s1 चला है, एंड डिस्टेंस s2 इन नेक्स्ट, ऐसा नहीं कि पहले 10 सेकेंड फिर 20 सेकेंड, ऐसा नहीं पूछ रहा, पहले t फिर 2t नहीं, पहले t फिर नेक्स्ट t। तो s1 बाई s2 रेशियो निकालोगे, x इज टू 3x, ये कट जाएगा, s1 इज इक्वल टू s2 बाई 3। एकदम मजे हैं मजे। आगे देखो, अ बॉडी travels for a 15 second starting from a rest with a constant acceleration if distance travel s1 is to s3 in a first 5 second, देखना first 5 second, second 5 second and next 5 second, पहले 5 सेकंड में, फिर दूसरे 5 सेकंड में, फिर तीसरे 5 सेकंड में, तो रेशियो क्या होगा? तो इसका रेशियो होगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, इसका रेशियो होगा x s1 s2 s3 x 5x सॉरी 3x 5x। अब ये तीन चीज का रेशियो देखने में ना कई बार बच्चे को थोड़ा सा क्या हो जाता है कि डाउट हो जाता है, सर हम यहाँ पे रिलेशन कैसे फाइंड आउट करें, एग्जैक्टली हमें ये समझ नहीं आ रहा। तो मैं एक जोरदार चीज बताता हूँ, तुम्हें कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है तो तुम्हें कॉम्पिटेटिव अप्रोच पता होना चाहिए। जब भी तुम्हें तीन चीजों का रिलेशन एक साथ देखना हो, तीनों का मत देखो, दो ही का देखो ना, और दो का जिसमें बैठ रहा होगा आंसर आ जाएगा। अब तुम्हें अगर ये दिया हो तो तीन का देखने की क्या जरूरत है, तुम ये देखो ना कि s1 बाई s2 x बाई 3x होगा, तो s1 बाई s2 x बाई 3x होगा, ये हम जानते हैं। हाँ सर, तो s1 इज इक्वल टू होगा s2 बाई 3। ये कहाँ बैठ रहा देखो, s1 इज इक्वल टू s2 बाई 3 किस में हो रहा है? तो क्या यहाँ पे है? नहीं है। यहाँ पे है? यहाँ पे देखो ना है क्या, 5s1 इज इक्वल टू 3s2, कहाँ बैठेगा? तो s1 इज इक्वल टू होगा 3s2 बाई 5, तो s1 इज इक्वल टू s2 बाई 3 होता है। यहाँ पे देखो s1 इज इक्वल टू s2 बाई 3, ये सही हो गया। यहाँ पे s1 इज इक्वल टू s2 बाई 5 गलत हो गया। पता नहीं बच्चे क्यों इतना मजदूरी करते हैं, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन उसमें एग्जैक्ट प्रोसेस तो आना चाहिए। क्यों भाई, क्यों क्यों? चार ऑप्शन मिलेगा ना, तुम्हें यहां पे समय बचाना है और सही आंसर देते हो। हाँ, तीन का निकाल के देखो, कोई बुराई नहीं है सर, सारे सवाल में ऐसे ही होगा, मैंने तो 5000 सवाल किया, ऐसे ही होता है, क्या चिंता कर रहा, गलत चीज थोड़ी ना पढ़ाऊंगा। बच्चे ये बच्चे 100% डाउट में पूछते हैं, मैं उसको समझा भी देता हूं, लेकिन उनका गणित कमजोर होता है तो पकड़ नहीं पाते बात। तो मैंने उनका जड़ पकड़ लिया कि करो ही मत, जो तुम्हारी औकात ही नहीं मत करो, अपनी औकात वाली चीजें खेलो ना। और मैं यहां पे खड़े होकर गारंटी देता हूं, जब भी तुम्हें कहीं भी रेसिस्टेंस तीन चीजों का रेशियो निकालना, दो ही का निकाल के आंसर टिक करो। सर दो का एग्जैक्टली मैच कर जाए तो यहां निकालो ना, s2 s3 बराबर 3x बाई 5x, यहां से निकालो ना, क्यों थक रहे हो? यहां पे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, s2 s3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 5x, मतलब ये होना चाहिए s2 इज इक्वल टू 3 बाई 5 s3। ये कहां मैच कर रहा है देखो, s2 देखो यहां पे s2 इज इक्वल टू, देखो ऐसे देखो, यहां पे 3 ले आओ, यहां पे 5 ले आओ, तो s2 बाई 3 इज इक्वल टू s3 बाई 5, देखो s2 बाई 3 इज इक्वल टू s3 बाई 5, एग्जैक्टली सही वाला मैच कर रहा है। तो दो का पेयर करके लेसन देख लो। अच्छा, ये नीट, जेई, एआई, ट्रिपल ई कई बार ये सवाल पूछ लेते हैं ऐसे, क्या बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब u0, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग फोर्थ एंड थर्ड। अब फोर्थ एंड थर्ड का मतलब बोलो क्या है सर? फोर्थ मतलब कौन सा फॉर्मूला, ऐसे नहीं वाला, फोर्थ और थर्ड, 4 और 3 नहीं पूछे, तो सर फोर्थ और थर्ड, अच्छा रेशियो पूछा, हाँ
तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड का रेशियो होता है x/2, 3x/2, 5x/2, 7x। क्या पूछा है? 4/3, तो 4/7/5 आंसर हो जाएगा, 7/5 आंसर हो जाएगा। हो गया, बात खत्म। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 तो तुमने यही तो रेशियो पढ़ा है ना। किताबों इंटरनेट पे गूगल कर लेना एक बार ये सवाल, 8-10 लाइन में सॉल्व करके दे देगा। एसएनएथ का फॉर्मूला पूरा लगा। क्यों यार, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, एक सेकंड का इंटरवल है। तुम नहीं जानते 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड चलता है, x, 3x, 5x, 7x चलता है, बात खत्म। अब देखो, ऑब्जेक्ट स्टार्ट इज मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन एंड मूव्स 100 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकंड, 100 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकंड, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट 5 सेकंड। नेक्स्ट 5 सेकंड 300 मीटर आंसर। नेक्स्ट 5 सेकंड पूछा है, पहले टी सेकंड में जितना चलता है दूसरे टी सेकंड में उसका 3 गुना चलता है, 300 मीटर आंसर। आगे बढ़ो, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आज तक की क्लास के लिए यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में कांस्टेंट एक्सीलरेशन के अभी बहुत सारे केस बचे हैं। मैं तुम्हें रिएक्शन टाइम पढ़ाऊंगा और मैं तुम्हें स्टॉपिंग डिस्टेंस पढ़ाऊंगा और रेस्ट टू रेस्ट का जर्नी समझाऊंगा। अभी बहुत सारी चीज़ें बचा है ना। तो पॉसिबल हो तो डीपीपी के जितने सवाल आप कर पाओ कर लेना, बचे हुए सवाल आप नेक्स्ट डे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना बेटा? अब इतना चलता है, थोड़ा सा कंटेंट पढ़ाने में पता नहीं चलता कभी कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, समझाने का टाइम हमें थोड़ी ना पता है यार। तो डीपीपी मिलता कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करना कि अभी मिक्स डीपीपी नेक्स्ट डे दूंगा मैं, जो भी डीपीपी के क्वेश्चन होंगे जितना आपसे सॉल्व वो करना, क्योंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाले सारे दे दिए, लेकिन अभी कांस्टेंट एक्सीलरेशन में शुरू किया है। अभी आप देखोगे तो ये 35 पेज पे हो और ये पे 50 पेज, मतलब 15 पेज ब्लैंक है अभी। तो ये सारे केस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हम लोग कांस्टेंट एक्सीलरेशन का एग्जांपल है मोशन अंडर ग्रेविटी, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और पढ़ेंगे। अच्छा चलो, तुम्हें रिएक्शन टाइम का थोड़ा फील दिला देता हूँ। रिएक्शन टाइम क्या होता है? जब भी हम किसी चीज को देखते हैं और डिसीजन लेते हैं ये मुझे करना चाहिए, और जब मैं करता हूं उसके बीच में टाइम गैप आता है, उसी को हम कहते हैं रिएक्शन टाइम। जैसे तुम गाड़ी से कहीं जा रहे हो और तुमने देखा कि कोई अंकल टाइप या दादाजी टाइप लोग गाड़ी चला रहे हैं, तो क्या तुम्हारे मन में आता है कि थोड़ा बच के चलो नहीं तो ठोक देंगे? क्यों? अगर कोई यंग पर्सन, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो तुम आराम से कॉन्फिडेंट होकर चल सकते हो कि चलो एमआर सर नहीं ठोकेंगे। लेकिन कोई बूढ़ा आदमी हो तो तुम सोच सकते हो कि क्या पता ये ठोक देगी, या कोई लेडीज गाड़ी चला रही होती है तो तुम बच के चलते हो कि क्या पता ये ठोक देगी। क्यों? तो ऐसा नहीं है कि लेडीज को पता नहीं चलता या लड़कियों को पता नहीं चलता कि आगे आदमी है मुझे ब्रेक लगाना चाहिए, लड़कियों को पता चलता है, लेकिन वो सोचने और एक्शन लेने के बीच में एक टाइम गैप आता है। लड़कियां सोचती है कि आगे अब ये रामलाल आगे आ गया, अब मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगी तो रामलाल ठुक जाएगा, तो लड़कियां सोच लेती कि ब्रेक लगाना चाहिए, लेकिन सोचने से तो ब्रेक नहीं लगता। तुमने सोचा कि मुझे ब्रेक लगाना चाहिए और स्कूटर धीरे हो गया, मतलब स्कूटर में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा है क्या? तुमने सोचा कि मुझे ब्रेक लगा लेना चाहिए और असल में तुम ब्रेक लगा ले, तो इसके बीच में एक टाइम गैप होता है। हाँ सर होता है, बिल्कुल होता है। और बूढ़े लोगों का वो रिएक्शन टाइम ज्यादा होता है ना। यंग लोग तो देखते हैं कि हाँ मुझे ब्रेक लगाना चाहिए और सच में तुरंत ब्रेक लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी एक टाइम गैप होता है। जैसे तुमने सोचा कि मैं आज पढ़ूंगा और तुमने सोचा और तुमने पढ़ लिया, नहीं सर सोचेंगे फिर पढ़ने बैठेंगे, इसके बीच में टाइम गैप होता है। उसी तरीके से जब कोई कार से चल रहा हो और सामने देखा कि एक रामलाल टाइप इंसान आज सुसाइड करने आया है, मरने आया, सोच के मरने आया आज। अब इस कार वाले ने सोचा मुझे ब्रेक लगा लेना चाहिए, उस समय वो वी वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था। इसने अभी सोचा कि मुझे ब्रेक लगा लेना चाहिए, असल में ब्रेक लगाया नहीं, इसने सोचा। अब सोचने से स्पीड कम तो नहीं होगा। तो नर्व सिस्टम क्या होता है कि तुम सोचते हो कि तुम्हें यह करना चाहिए, तो तुमने बोला कि मुझे ब्रेक लगाना चाहिए, तुमने दिमाग को बोला कि ब्रेक लगा लो। अब ये दिमाग एक्शन लेके और पैर ब्रेक पे जाएगा, इसके बीच का एक टाइम गैप हो जाता है। असल में यहां पे ब्रेक अप्लाई होता है, जहां पे सोचते हो वहीं पे ब्रेक अप्लाई नहीं हो पाता, यहां पे ब्रेक अप्लाई होगा। तो यहां से यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद वेलोसिटी घटेगा। तो ये जितने टाइम तक तुमने टाइम गैप बिटवीन एक्शन लेना और सोचने, उसको हम रिएक्शन टाइम कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाता हूं। मान लो ये मार्कर है, ठीक है। इस मार्कर को मैं छोड़ा, पकड़ लिया, फिर से छोड़ा, पकड़ लिया, फिर से छोड़ा, पकड़ लिया। लेकिन मैं ये ऑफलाइन क्लासेस में करता था, इसका वीडियो भी तुम्हें कहीं दिख जाएगा। मैं ऑफलाइन क्लासरूम में करता था, किसी को भी बुला लेता था
और पूरे 400 बच्चों में से मैं कहता था कि चलो आज गेम खेलते हैं। सर कैसा गेम? मैं यहाँ से पेन को छोड़ूंगा और मैं छोड़ूंगा, तुम हाथ ऐसे रखना। अगर तुम पकड़ पाए तो तुमको 20 रुपए दूंगा, और अगर तुम नहीं पकड़ पाए तो मैं तुमसे 20 रुपए लूंगा। सुनिएगा ध्यान से, है ना? ओह सॉरी। अगर तुम पकड़ पाए तो मैं तुम्हें 20 रुपए दे दूंगा, अगर तुम नहीं पकड़ पाए तो मैं तुमसे 20 रुपए लूंगा। और तुम यकीन मानो 20 बच्चे ट्राई करते थे और सबसे मैं 20-20 रुपए कमाता था। तुम भी ये घर पे ट्राई कर सकते हो, अपने भाई से, बहन से, पिताजी से, दोस्तों से, रिलेशन में, और तुम जीतोगे, इस बात की पूरी गारंटी है। तुम क्या करना, उनको बोलना कि मैं छोड़ रहा हूं, बस आपको हाथ यहाँ रखना है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ऐसे रखना है, यहाँ ऐसे नहीं कि यहाँ हाथ रखवा लेना, वो छोड़ेगा पकड़ लेगा, ऐसे नहीं। उनको तुम कोई पेन ले लेना और बोलना हाथ यहाँ रखना है, ठीक है? और उनको बोलना कि हाथ नीचे ले जाकर नहीं, मैं छोड़ूंगा यहाँ पकड़ लेना है, मैं छोड़ूंगा पकड़ लेना, कोई नहीं पकड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं कब छोड़ रहा हूँ ये तो किसी को पता ही नहीं है। अब किसी की नजर होगी कब छोड़ रहा, अब छोड़ रहा, अब छोड़ रहा। जैसे ही मैंने छोड़ा तो तुम्हें लगा अच्छा मास्टर ने छोड़ दिया, पकड़ना चाहिए, तो तुम सोचे और सच में पकड़ने के लिए हाथ दबाओगे, इसके बीच में टाइम गैप आएगा। इसी को कहते हैं रिएक्शन टाइम। और मुझे तो पहले से पता है मैं छोड़ रहा हूं, मैंने पकड़ लिया, मेरे दिमाग में तो पहले से पता है कि अब मैं छोड़ने वाला हूं, पकड़ लिया। तो तुम खुद करोगे तो तुम पकड़ लोगे, लेकिन तुम किसी अननोन को बोलो ना, किसी को बोलो कि तू पकड़ और कभी भी छोड़ देना, मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तू नहीं पकड़ पाएगा। अब तू ये एक चैलेंज लगा सकता है और सामने वाले को लगता है कि हाँ मैं पकड़ लूंगा, ये तो बड़ा आसान है। तुम अपने मम्मी से, पिताजी से, भाई से, किसी से भी चैलेंज लगा सकते हो। 10-20 रुपए कमाने का ये बहुत बढ़िया मौका है तुम्हारे लिए। करना क्या है सुनो, उनको बोलना कि मैं हाथ में पेन रख रहा हूं, आप ऐसे हाथ रखो, मैं छोड़ूंगा, अगर आप पकड़ पाए तो मैं 20 रुपए दूंगा, नहीं पकड़ पाए तो आप मुझे 20 रुपए दोगे। कर लो ऐसे, जाओ, जीतोगे ही जीतोगे। क्यों? सुनो मैं बताता हूं क्यों होता है ऐसा। अब मान लो कि तुम्हारा हाथ है ये और मैं पकड़ रहा हूं, अब मैं कभी भी छोड़ सकता हूं, ऐसा नहीं कि बता के छोड़ना, मैं छोड़ रहा हूं पकड़ लेना भैया, मैं छोड़ रहा हूं पकड़ लेना भैया, तो भैया से 20 रुपए तुम हार जाओगे, ऐसा नहीं। तुम्हें कभी भी छोड़ना है और सामने वाला भैया ऐसे हाथ रखेगा, तुम्हें कभी भी छोड़ना है। अब जैसे तूने छोड़ा, देखना कितने तेजी से निकल रहा है, जैसे तूने छोड़ा ये G = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे निकल जाएगा, तो भैया के दिमाग में आएगा कि अच्छा इसने छोड़ दिया, पकड़ना चाहिए, तो भैया देखेंगे और नर्व सिस्टम में सोचेंगे और एक्शन लेंगे, इसके बीच में टाइम गैप आ जाएगा। इसी को कहते हैं रिएक्शन टाइम। तो देखो, इसने सोचा कि अगर मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो ये आदमी का मृत्यु मेरे हाथों लिखा है, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसने सोचा, ऐसे चला रहा तो इसने सोचा कि ब्रेक लगाना चाहिए, और असल में ब्रेक अप्लाई कर देगा, उसके बीच में टाइम गैप आ जाता है। इसी को हम कहते हैं रिएक्शन टाइम। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहां से स्टार्ट करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हमें करनी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर में स्टार्ट करते हैं।